जहाँ हम लोग जब भी सेशन करते हैं वो मैम जैसे हम है लोग रिकॉर्डिंग पे नहीं है? हाँ, ओके ग्रेट। रिकॉर्डिंग है, ओके, रिकॉर्डिंग है, मैंने किया है रिकॉर्डिंग। तो ओके। जैसे हम लोगों को बेचैनी रहती है कि हम लोग जहां तक हो सके रोज एक सेशन करें ताकि ये बुक जल्दी खत्म हो या हम लोग इस चीज को सीखें। इस तरह से डॉन भी शायद डॉन और कार्ला का भी बेचैन रहते हैं क्योंकि एक 15 को सेशन हुआ, 16 को हुआ, अब ये 17 फरवरी फरवरी को हो गया। तो इनका भी रोज ही तकरीबन होता है, हमारी तरह कभी कभी बीच में ब्रेक हो जाता है। तो खैर सेशन नंबर 26 17 फरवरी 1981 को हुआ और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन डॉन पूछता है कि अ, हमने यहाँ पे ये पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1, changing of what पहले we've done here for the instrument going to affect पहले की communication, कुछ I don't think है this ना, is। पहले की कुछ आप स्टार्ट करो 26.4 से। अच्छा, ओके, हाँ वही सही है। तो अब मैं ये मानता हूं कि सब कुछ ठीक है, तो हम दोबारा उसी बारे में बात करते हैं कि 3000 साल पहले जो ये प्रेजेंट साइकिल शुरू हुआ, तो मैं ये सोच रहा था कि लॉ ऑफ वन क्या कभी लिखी गई या किसी को बोल के बताई गई इन 3000 सालों में, पूरी तरह से जैसे आज हम कर रहे हैं। क्या ये कहीं और भी अवेलेबल है, किसी और तरीके से अवेलेबल है क्या? हाँ। तो रा इसका जवाब देते हैं, कह रहे कि देखो दोस्त, ये लॉ ऑफ वन जो जिस घनत्वता में तुम रह रहे हो ना, मतलब थर्ड डेंसिटी में, तीसरी घनत्वता में, कहते हैं कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि पूरी लॉ ऑफ वन तुम्हें एक बार में दी जाए। मैम ये लॉ ऑफ वन भी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये तो लॉ ऑफ वन का बेसिक ज्ञान है। असली जो है वो तो फोर्थ डेंसिटी, फिफ्थ डेंसिटी, सिक्स्थ डेंसिटी में जाके है। ओ। तो वो कह रहा है देखो, पूरा तो तुम्हें देना अभी पॉसिबल नहीं है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ। कह रहा है कि लेकिन इसके कुछ कुछ हिस्से जो तुम्हारी धार्मिक किताबें हैं ना, सभी की, उसके अंदर। उनमें हमने दिए हुए हैं। अच्छा, तो डॉन हम्म। पूछता है कि बाइबल में इसके कुछ हिस्से हैं क्या? तो रा कहते हैं हाँ है। और ओल्ड टेस्टमेंट में जैसे कि हम ओल्ड टेस्टमेंट को जानते हैं, क्या उसमें भी इसके हिस्से हैं? तो रा कहते हैं हाँ है। तो वो पूछता है कि ओल्ड टेस्टमेंट में ज्यादा है कि न्यू टेस्टमेंट में ज्यादा है? मैम देखना अब यहाँ पे समझदारी रा की, रा कह रहे हैं कि इसका जवाब देते हैं कि देखो यार, इस तरीके की ये जो तुम बातें पूछ रहे हो ना कि कितने मतलब उसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, उसमें कम है, कह रहे हम इसके अंदर नहीं बता सकते तुम्हें अब कि इक्विवेलेंस लेवल पे लाके कैसे रखें इसको। कह रहे कि हालांकि हम तुम्हें ये बता दें कि जो तुम्हारी पुरानी टेस्टामेंट है ना, जो ओल्ड टेस्टामेंट है, वो ज्यादातर नेगेटिवली इन्फ्लुएंशियल है। मतलब ओरायन ने ज्यादा वो की है उसके अंदर ओह। अपनी इन्फॉर्मेशन। हाँ। अच्छा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ओरायन इन्फ्लुएंस का कितना परसेंटेज ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट में है? तो कितना रा इसका जवाब प्रतिशत है नहीं, उसमें? हाँ तो रा इसका जवाब देते हैं, रा कहते हैं कि ये हम तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं कि तुम जो लॉ ऑफ वन को ढूंढ रहे हो, मतलब इसके ज्ञान को जानने की कोशिश कर रहे हो, ये हम तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर जज करने नहीं आए किसी चीज को कि ये भाई कितना है, क्या है, सही है, गलत है। कह रहे हमारे यहाँ पे कोई जजमेंट वगैरह नहीं होती है। कह रहे कि ये तो तुम लोगों की बनाई हुई है जजमेंटल चीजें। और हम तुम्हें अच्छा। ये भी बता दें कि तुम लोग खुद पढ़ लो और खुद इसको लॉ ऑफ वन से, फ्री विल से कंपेयर कर। मैम देखो यहाँ पर सिंपली वो ये बोलेगा, देखो कहना चाह रहा है कि ये देख लेना कि तुम्हारी आजादी का उल्लंघन कहाँ कहाँ हो रहा है। मतलब अगर तुम्हारे उसमें कहीं पर भी किसी भी तरीके से लिखा हुआ है ना कि तू ऐसा कर और ऐसा मत कर, कह रहे हाँ। जहां जहां तुम इसको देखते चले जाओगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी आजादी का उल्लंघन हो गया है, तो तुम उसे लॉ ऑफ वन से कंपेयर कर सकते हो। कह अच्छा। रहे वी कैन ओनली सजेस्ट केयरफुल रीडिंग एंड इनवर्ड डाइजेशन ऑफ द कंटेंट। कह रहे हम कह रहे हैं कि उसे ध्यान से पढ़ना जो भी पढ़ रहे हो, और अपने अंदर जो तुम चीजें लेके जा रहे हो ना, इसको आजादी के जो लॉ है ना, जो सबसे पहला वो है हिस्सा इसका, मतलब हाँ। बनाए तो लव लाइट से है। सबसे पहले लॉ ऑफ वन है, फिर लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ लाइट है, फिर उसके अच्छा। बाद है आपका लॉ ऑफ फ्री विल। ये ये सबसे बड़ा वो है उसके अंदर से निकली हुई चीज।
कह रहे जब तुम इसके हिसाब से चीज़ों को देखना शुरू करोगे ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जहाँ तुम्हें विभाजन दिख जाए, तुम समझ लेना कि ओराइन का किया हुआ है। अच्छा, ओके। तो क्या आपने, डॉन पूछता है कि क्या आपने हमारे थर्ड डेंसिटी में किसी जिसने पुनर्जन्म लिया हो थर्ड डेंसिटी के अंदर, उनसे बात की? हैव यू कम्युनिकेट विद एनी ऑफ आवर पॉपुलेशन इन द थर्ड डेंसिटी इनकार्नेट स्टेट इन रीसेंट टाइम्स? मतलब के हाल ही में कुछ सालों में जिन लोगों ने यहाँ पर पुनर्जन्म लिया है, क्या उनसे आपने, या जन्म लिया है, क्या उनसे आपने बात की है? मैम इसका देखो जवाब बड़ा कॉमेडी टाइप है, लेकिन है बड़ा अच्छा। तो वो हम्म, कहते हैं कि ये हाल ही में का क्या मतलब होता है और ये आपने का क्या मतलब होता है? हाँ, मतलब जब हम तुम्हें मैं मान के चल रहा हूँ, तो तुमने मुझे आपने कैसे बोल दिया? अच्छा, अब ये वही तो इल्यूज़न है ना, वो कह रहा है कि देखो यार हम तो इल्यूज़न से निकल चुके हैं। हाँ, इल्यूज़न तुम्हारे लिए है, तुम आज भी एक-दूसरे को अलग-अलग देखते हो, कहते हैं हम तो तुम्हें तुम और अपने को एक ही देखते हैं। अच्छा। तो रा तो डॉन पूछता है कि क्या रा ने हमारे धरती के लोगों में किसी से पिछले 100 या 80-100 सालों में किसी से बात की है क्या? बताइए 1981 में पूछ रहा है, तो राव से कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमने किसी से डायरेक्टली इस तरीके से बात नहीं की है। अच्छा, तो ये जो लॉ ऑफ वन आप हमें बता रहे हो, ये पिछले 80 सालों में आपने हमारे धरती के ऊपर किसी भी इंसान को नहीं बताई। तो रा कहते हैं कि देखो ये जो लॉ ऑफ वन की जो चीज़ें हैं ना, जिसका इस्तेमाल है, तो पिछले 80 साल में जो है हमने कुछ-कुछ रेयर इंस्टेंसेस वो कह रहे कुछ-कुछ इन जगहों पर कि कुछ-कुछ कह लो वक़्त पर हमने थोड़ी-थोड़ी बेशक ज़रूर दी है। मतलब ऐसे नहीं दी जैसे इस तरीके से खुल के पूरी लॉ ऑफ वन रख दी हो ना, इस तरीके से नहीं किया। इसके अच्छा, कुछ-कुछ हिस्से जहाँ-जहाँ जिसको जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ती गई, कह रहे हम वैसे-वैसे देते चले गए उसको। अच्छा, मुझे एक बात बताइए जब उसने पूछा, रा ने बोला कि लॉ ऑफ वन के कुछ कुछ हिस्से धर्मों की किताबों में बताए गए हैं, तो इसने बाइबल के तो बारे में पूछा, लेकिन बाकी जैसे हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, उसमें भी क्या लॉ ऑफ वन के हिस्से डाले गए हैं और ओरायन ने उसको भी इन्फ्लुएंस किया है? मैम देखो वो तो एक उसने बोला ना कि आप अपने जो भी धर्म है, आप उसको केयरफुल रीडिंग कर लेना उसकी। फिर हम्म, उसको लॉ ऑफ वन से कंपेयर कर लेना। अगर आपको हम्म, ठीक लगे अगर आपको अच्छा नहीं लगे, तो मत मानना। क्योंकि देखो मैम इस बुक के अंदर ना एक सबसे अच्छी चीज़ जो इसने रा ने की ना, उसने स्टार्टिंग में ये बोल दिया था इस जानकारी को जो रचयिता की जानकारी उसके बनाए हुए तरीके जो हम तुम्हें बता रहे हैं ना, इसको हाँ, तुम मान भी सकते हो, नकार भी सकते हो और नज़रअंदाज भी कर सकते हो। उसने पहले ही डिस्क्लेमर लगा दिया फ्री विल का। हम्म, उसने कहा कि देखो ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है ठीक, तो आप चेक कर लेना फ्री विल वाले उससे और अगर आपको नहीं लगता और आपको लगता है कि नहीं ये ठीक है, तो भी हमारे लिए ठीक है। क्योंकि आप तो अनुभव ले रहे हो ना, तो हम ये कैसे कहते हैं कि आपका अनुभव खराब है या गलत है या सही है? ये तो आप सोचते हो ना सही-गलत। उसने पहली सेशन में बोल दिया था, वास्तविकता में सही और गलत कुछ है ही नहीं। ट्रुथ एक ही है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड रचयिता के सोच में बना हुआ है। और अगर उसकी सोच में बना हुआ है, यानी ये पूरा थॉट के अंदर बना हुआ है, तो हम सब ही उसी उसी के थॉट का हिस्सा हैं और हम सब वाइब्रेटिंग काँपती हुई आत्माएँ हैं और काँपते हुए शरीर हैं, बस हमारे अनुभव अलग-अलग हैं। हम्म। Continue, but there मैम have been many communications from fourth density due अ, to the drawing. मैम मैम वो वाला आंसर पूरा नहीं हुआ था, तो वो कह रहा है कि हमने कुछ-कुछ जगहों पर तो इसके हिस्से आप लोगों को दिए थे पिछले 80 साल में। कह रहा है कि हालाँकि कुछ कुछ चौथी घनत्वता के जो लोग हैं ना हमारे 1 मिनट देयर हैव बीन मैनी कम्युनिकेशन फ्रॉम कोऑर्डिनेटेड ड्यू टू द ड्राइंग कह रहा है अभी जो ये तुम्हारी कटाई का वक़्त पास आ रहा है ना, इस वज़ह हम्म, से हमारी चौथी घनत्वता के लोगों से तो तुम्हारी बात हुई है। कह रहे उनसे तुम्हारा काफ़ी वो हुआ है कि किस तरीके अच्छा, से इस चीज़ को समझ सकते हैं। मैम इससे पहले वॉइसेज़ ऑफ कन्फेडरेशन आई थी। लॉ ऑफ वन तो बाद में आई है, ये 1981 में आई है। वॉइसेज़ ऑफ द कन्फेडरेशन इन लोगों ने 1972 में चैनल की थी। तो वो फोर्थ डेंसिटी के लोगों से बात हुई है, मतलब क्या? मतलब उसमें मैम जो 4th डेंसिटी के बीइंग्स हैं ना, उन हमारे उस धरती पे? हाँ, उसमें नहीं, हमारी धरती पे नहीं, हाँ, वॉइस ऑफ द कन्फेडरेशन में जिन लोगों के साथ बात हुई है ना, जैसे हैथॉन और ये सारे हाँ, जितने भी हाँ, हैं, हाँ, पदार्थ
और ये सारे के सारे, इन लोगों से जो बात हुई ना उस बुक के अंदर, उसके अंदर 4th डेंसिटी के लोगों से बात हुई है, रा 6th डेंसिटी का है, ये उनसे भी ऊपर की डेंसिटी का है। अच्छा। इसलिए अगर आप अच्छा, समझदारी दोनों की देखोगे ना, तो दोनों की समझदारी में बहुत फ़र्क है। उनके ठीक है। वहाँ पे वो आज भी वो कहते हैं कि हालाँकि मतलब अगर आप देखोगे ना ये वाली क्या बोलते हैं वॉइसेस ऑफ द कन्फेडरेशन, मैम उसमें तो बिल्कुल यहाँ ऐसे इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखी है ना वो बुक, कि आप उसको समझ लोगे। इसको समझना बहुत मुश्किल है बुक को। हाँ, ये तो बहुत समझना मुश्किल है। तो हाँ, इंग्लिश भी समझ में नहीं आती। अच्छा, आगे मैम बढ़ो। इंग्लिश का इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, आपको तब समझ ना आए ये किताब। अरे स्वाह नहीं है, शायद हिंदी के शब्द भी कोई इजी है क्या? हाँ, वही ना। हिंदी प्योर तो या हिंदी वो ट्रांसलेशन करो तो प्योर हिंदी होता है। प्योर हिंदी भेजे में घुसती नहीं। चलो। देवनागरी मैम प्योर देवनागरी और मुश्किल होती है, वो ऐसी बात नहीं है। ख़ैर एनीवेज़ तो वो आगे कहता बढ़ो। है कि हमारे हमारे 4th डेंसिटी के लोगों से तुम्हारी बात हुई थी, उनसे तुमने यूनिवर्सल लव मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में प्रेम और ये जो एक समझदारी है ना, इसके हाँ, समझने का जो ज्ञान है, वो लिया था तुमने। कहता हाँ। है बाकी कुछ ऐसी टीचिंग्स हैं जो कि हम लोगों ने अभी तुम लोगों से रखी हुई हैं अलग। क्या कहते हैं? अच्छा। इफ यू रिकमेंडेड अटैक्स फर्दर कम्युनिकेशन हाँ, कह रहा है कि बाकी कुछ टीचिंग हम लोगों ने उन लोगों के लिए रखी हुई हैं जिनको इसका लॉ ऑफ मन का अच्छा ज्ञान हो जाए और उसका भी अच्छा ज्ञान हो जाए और वो मेडिटेशन करके सेंटर में आ जाए, तो हम जब वो मेडिटेशन में बैठे होंगे, समाधि की अवस्था में बैठे होंगे, कह रहे हैं हम तब दे देते हैं उनको इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो अच्छा। आ चुके होते हैं इस डायरेक्शन में। अच्छा। तो कॉन्फेडरेशन ने अपना प्लैनेट अर्थ को हेल्प करने का जो प्रोग्राम था, ये पिछले मेजर साइकिल में जो 25,000 साल का साइकिल था, 2,500 साल का ना, 25,000। तो उन्होंने क्या वो प्रोग्राम को स्टेप अप किया, मतलब उसको इम्प्रूव किया? It seems that they did from the previous data, especially with the industrial revolution. तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पता चला कि उन्होंने शायद कुछ किया धरती को हेल्प करने के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसके पीछे वजह क्या थी और उनकी सोच क्या थी? क्या is there any other reason that they just wanted to produce more leisure time in the say last 100 years of the cycle? क्या कोई और वजह है, या वो पिछले 100 सालों में जस्ट वांटेड टू प्रोड्यूस मोर लेजर टाइम? का मतलब क्या, क्या वो टाइम पास कर रहे थे क्या? नहीं मैम, इस सवाल को देखो मैं हाँ, ये इस नहीं सवाल समझ। में वो हेलो, कौन है? ये किसी का किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपने माइक ऑन ऑफ करो। माइक का माइक ऑन है। खैर छोड़ो। तो इसमें वो ये सवाल ये कर रहा है वो कह रहा है कि हमें लग रहा है कि आपने ना पिछले कुछ सालों के अंदर ना इस धरती की मदद के लिए, इसके लोगों की मदद के लिए क्योंकि ये मेजर साइकिल है, ये अंत पे आ रही है अपने, मतलब ये जो युग है अपने अंत पे है। कह रहा है हाँ। कि तो आपने पिछले कुछ 100-200 सालों में हमें लगता है कि आपने कुछ तो मदद की है इस धरती के लोगों के लिए ताकि वो जो है अपना उनको एक खाली वक़्त मिल सके और इसके बारे में सोचना शुरू कर सकें कि हाँ, क्योंकि मैम पहले के लोग क्या होते थे ना सुबह से लेके शाम तक खेती की, शाम को थक गए, थकने के बाद अपना वो घोड़े वगैरह, वो गाय वगैरह चराई, वो थक के वो सो जाते थे। तो उनके पास वक़्त नहीं होता था कि वो अपने लिए टाइम निकालें या क्या करें। तो कहता है कि उसके बाद फिर अचानक से एक वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, मतलब इंडस्ट्रीज़ बननी शुरू हुई। तो मतलब फैक्ट्रीज। ये हाँ, इंडस्ट्रीज़ वग़ैरह बननी शुरू हुई तो लोगों का टाइम कम हुआ कि भई हाँ, ठीक है दिन में 10, मशीनरी। 11, 11-12 11-12 घंटे काम किया, बाकी का टाइम अपने लिए रखा। कह रहे तो इसकी वज़ह से भी हमें लगता है कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा तो फ़ायदा हुआ ही है पिछले 100 सालों में लोगों को। क्या आपने ही इसके अंदर कुछ किया था क्या? तो रा ये अच्छा। कहते हैं इसका जवाब, वो कहते हैं कि देखो ये टोटल रीज़न नहीं है, जो तुम कह रहे हो ना कि क्या इस लेज़र टाइम को निकालने के लिए मतलब क्या ये थोड़ा-सा खाली वक़्त को निकालने के लिए ये हम लोगों ने किया? कह रहे इसका पूरा मतलब ये नहीं है। हम्म। कह रहे कि पिछले 200 साल में ना हम लोगों ने जिसको तुम वक़्त कहते हो, कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे लोग तुम्हारे यहाँ पर भेजे हैं, जो सीनियॉरिटी के लेवल पे मतलब जो सीनियर होते हैं और उनको पहले यहाँ पर भेजा जाता है कि भई तुम जाओ, तुम पहले अपने अनुभव यहाँ पर ले लो और दे लो। मतलब अपना ले भी लो अनुभव, लर्न और टीच दोनों करना है। सीखो भी और सिखाओ भी। क्योंकि मैम वो वहाँ पर से आए होते हैं, काफ़ी सीनियर लेवल के लोग होते हैं। मैम ये वो है जो हमारी धरती पे ही पहले से बहुत टाइम से पैदा होते हुए आ रहे होते हैं।
बहुत टाइम से पैदा होते हुए आ रहे होते हैं, काफ़ी अनुभव होता है उनके पास पिछला भी। कह रहे तो हमने उनको भेजना शुरू किया तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है? ताकि वो लोग यहाँ पे आके तुम लोगों को तुमसे सीखें और तुम लोगों को और ज़्यादा चीज़ें सिखा भी सकें। कह रहा है ये हमारा सिग्नल था तुम लोगों को कि हाँ, हम अपने लोगों को तुम्हारे बीच में भेजना शुरू कर चुके हैं। और मैम अगर आप पिछले 2 साल में उठा के देखोगे ना, तो बहुत बड़े-बड़े ऐसे वो भी आए हैं मैम जैसे क्या कहते हैं वो तीर्थजी। महर्षि महेश योगी और ऐसे भी मैम जिनको सीरियसली नॉलेज थी, मेडिटेशन क्या होती है, ये होती है। मेडिटेशन भी और साइंटिस्ट भी बहुत सारे आए थे। अगर आप देखो पिछले 2 साल में बहुत साइंटिस्ट आए हैं। आज की डेट में आपने सुना है कोई ऐसा बड़ा नाम किसी साइंटिस्ट का? एक भी नहीं है जिसका कोई बड़ा नाम हो यहाँ पर। तो पिछले 200 साल के अंदर बहुत भेजे इन लोगों ने। कह रहे ये वांडरर्स थे जो हम लोगों ने उतारे थे तुम्हारे यहाँ पे। कह रहे जो वांडरर्स थे ना, कह रहे कि इन लोगों ने 1 मिनट, 1 सेकंड मैम, द वांडरर्स व्हिच केम हाँ, कहता है कि ये जो वांडरर्स हमने उतारे थे ना, अगर तुम ध्यान दोगे ना, तो इन्होंने आके तुम्हारे यहाँ पे सबसे पहले बात करनी शुरू होगी आज़ादी की। मतलब कुछ भी करने की आज़ादी की। फ्री विल का जो डिस्टॉर्शन है, इसको लेके बात करनी शुरू की होगी इन्होंने। कह रहे कि ये पहले वाले थे जिन्होंने इसकी बात इन्होंने नींव रखी। अरे जब इन्होंने नींव रखी, फिर उसके बाद फिर हमने और वांडरर भेजे ताकि इसी का इस्तेमाल करते हुए मैम क्योंकि इससे पहले जितना भी एरा अगर आप देखोगे ना 200 साल पहले, स्लेवरी हुआ करती थी बहुत ज़बरदस्त तरीके की। लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुलाम हुआ करते थे। चाहे वो फिर क्या कहते हैं उसमें हो, क्या कहते हैं साम्राज्य वग़ैरह टाइप की हो या फिर उस तरीके के हो जैसे क्या कहते हैं उस पे क्या बोलते हैं कम्युनिटीज़ के अंदर भी हो तो एन्स्लेवमेंट बहुत हुआ करती थी, बहुत स्लेवरी हुआ करती थी। तो वो कह रहा है कि ये आए थे इन्होंने जैसे मार्टिन लूथर किंग आया और भी बहुत लोग आए, उन लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी शुरू की। उन्होंने नींव रखी, फिर हमने और वांडरर उतारे, उन वांडरर्स ने आके और थोड़ी मेहनत की और वो मेहनत की वजह से ये सारी चीज़ें तुम्हारे धरती पे होनी शुरू हुई ताकि लोग थोड़ा-सा खुला-खुला जीना शुरू करें और अपने लिए वक़्त निकालें। और हम ये चाहते थे कि ये लोग मेडिटेशन वग़ैरह करना शुरू करें ताकि वो कन्फेडरेशन के और क्रिएटर के कनेक्शन में आ सके और उनसे डेटा डाउनलोड ले सके। अच्छा, तो क्या अब्राहम लिंकन भी वांडरर था? हेलो। एक सेकंड मैम इब्राहिम इब्राहिम के बारे में पूछ रहे हैं? कह रहे नहीं, ये जो इब्राहिम लिंकन था ना, ये वांडरर नहीं था, ये नॉर्मल इंसान था जैसे तुम्हारी धरती पे पैदा होते हैं। कह रहा है कि लेकिन मैम ये इसकी तबीयत खराब हुई थी, आप लोगों को शायद पता ना हो, इब्राहिम लिंकन की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो मैम सब लोगों को लगा था कि अब ये ठीक हो जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली में मर चुका था और एक ओ। 4th डेंसिटी के वांडरर ने उसकी बॉडी में अपनी आत्मा डाली और अपनी आत्मा डाल के उसे फिर से ज़िंदा किया, फिर से ज़िंदा करके फिर आगे का काम करना शुरू किया उसके थ्रू। कह रहे दिस इज़ रिलेटिवली रेयर कंपेयर्ड टू द फिनोमेनन ऑफ वांडरर। कह रहे ऐसा कम ही होता है, हम ऐसा कम ही करते हैं। कह रहे लेकिन हम उसका देख रहे थे कि वो काम किस तरीके का कर रहा है, तो हमें लगा कि हम अपने एक वांडरर को इसके अंदर उतार देते हैं और इसके अंदर उतार के फिर इसके थ्रू हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं बाकी लोगों की। कह रहे हैं कि you would do better considering the incarnation or such as the known as Thomas and known as Benjamin। वो कह रहा है कि अगर तुम्हें वांडरर्स अपने आस-पास देखने हैं ना, तो अगर तुम्हें जानने हैं, तो तुम थॉमस और बेंजामिन इनको समझ सकते हो। ये हमारे वांडरर्स थे भेजे हुए। एडिसन एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन। अ, मैम वो पूछता है कि आप क्या थॉमस एल्वा एडिसन जिसने बल्ब का इन्वेंशन किया था और बेंजामिन फ्रैंकलिन जो वहाँ का मेरे ख्याल में शायद प्रेज़िडेंट वगैरह कुछ रहा था, आई डोंट नो कौन था वो हाँ एग्ज़ैक्टली। हाँ, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट था। प्रेज़िडेंट था वो, है ना? हाँ। तो कहता है कि तो ये इससे पूछता है कि तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या थॉमस एल्वा एडिसन एडिसन की बात और बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात कर रहे हो? तो रा कहता है कि नहीं, हम बात कर रहे हैं थॉमस जेफरसन की और जो दूसरा है बेंजामिन फ्रैंकलिन उसकी। एडिसन की बात नहीं कर रहा मैम। ये जो थॉमस जेफरसन है ना, ये भी अमेरिका का प्रेज़िडेंट हुआ करता था। अब मैम देखो ये सुनने में ऐसा लगता है कि भई ये तो बातें जो है बाहर के लोगों की चल रही हैं, ठीक है? हाँ। ऐसा नहीं है मैम, हमारे यहाँ पे भी जो लोग समाधि में बैठते हैं ना, वो भी चैनलिंग कर रहे होते हैं। पर लोग उनसे अगर सही सवाल पू और कई समाधि में जो लोग होते हैं ना, वो इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं, लोग अपने दुःख-दर्द लेके आते हैं उनके पास, कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है जी, आज ये हो गया, आज वो हो गया।
और वो ये क्योंकि उन्हें फ्री विल का कॉन्सेप्ट पता होता है, तो वो ये अंदर से उनकी इच्छा ये हो रही होती है, अरे यार ये क्या छोटी-छोटी चीज़ें पूछ रहा है, ब्रह्मांड के ज्ञान को सीख ले, लॉ ऑफ वन को सीख ले, पूछ तो सही तभी तो बताऊँगा। और वो पूछते ही नहीं। इन लोगों ने वॉन्डरर्स ने थॉमस जेफरसन या दूसरे लोगों को उनकी बॉडी यूज की, इंडिया में किसी की बॉडी क्यों नहीं यूज की? मतलब मैम इस तरह का कभी कोई नाम बहुत क्यों नहीं आता? मैम बहुतों की है। ये जितने भी जो प्रॉपर जो अच्छा ज्ञान लेके आते हैं ना, जैसे महर्षि महेश, मैम बुद्धा, ये लोग जितने भी आए थे ना मैम, ये सब वांडरर्स ही थे। इनको बहुत अच्छे से वो भेजे गए तो हैं ये लोग। यहाँ पे अब ये क्या बात क्यों नहीं आज करता रहा उनके बारे में? अब करेगा ना मैम, देखो अभी रा देखो, अभी अभी जिस तरीके का वो सवाल करेगा ना, रा उसी तरीके का जवाब देगा। रा अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकता, जब तक अरे उससे पर उसने पूछा अब्राहम और बेंजामिन थॉमस और बेंजामिन का नाम लिया ना, हाँ, अब्राहम का नाम लिया ना, तो उसने हुँ। इंडियन या चाइनीज या जापानीज या किसी और का नाम नहीं लिया, वो सिर्फ अमेरिकन का ही नाम ले रहा है। ये मैं नोट कर रही हूँ। हाँ, मैम हमने भी ये चीज़ नोटिस की थी कि क्योंकि हमें भी लग रहा था यार, हमारे यहाँ का भी तो बता ना, हमारे यहाँ का भी तो थोड़ा-सा बता। तो लेकिन मैम तब जाके मैं बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो उनको वहाँ की चीज़ इसलिए बता रहा था क्योंकि वो उससे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। अगर आपको याद हो, सबसे पहले सेशन में वो हमें बच्चों के लेवल पे ले गया था कि अगर तुमने प्रिज़्म देखा हो, प्रिज़्म में से लाइट निकलती है, फिर वो 7 टुकड़े हो जाते हैं उसके, तो वो उस सामने वाले से वैसे ही बात करेगा जितना उसे समझ में आए। अगर वो इंडिया के अच्छा। किसी आदमी का नाम ले और उनको नाम ना पता हो, तो इस बुक में डालने का फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को। अच्छा, तो फिर लेकिन क्या कोई अगर लॉ ऑफ वन का ज्ञान लेना चाहे, मेडिटेटिव स्टेट में पहुँच जाए, समाधि में पहुँच जाए, तो उसको एग्ज़ैक्टली लॉ ऑफ वन का ज्ञान दे देंगे वो। तो फिर डॉन पूछता है, तो अब्राहम लिंकन की जो बॉडी थी, उसके अंदर जो वॉन्डरर आया था, वो कौन सी डेंसिटी से आया था और कहाँ से आया था? तो वो बोल रहा है कि वो 4th वाइब्रेशन यानी 4th डेंसिटी का था। पॉजिटिव फोर्थ डेंसिटी का था ना? हाँ, हाँ, पॉज़िटिव 4th डेंसिटी का था। तो अब्राहम लिंकन को जो मारा गया, वो क्या ओरायन की वजह से या किसी नेगेटिव एंटिटी की वजह से मारा गया? हाँ, मतलब जो उसकी हत्या करवाई गई इब्राहिम लिंकन की, वो ओरायन ने ही अपने बंदों को भेज के उसकी करवाई थी। क्यों ऐसा? ओरायन मैम, ओरायन किस तरीके से काम करता है ना, आपको दिख जाएँगे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल, आप ढूँढ नहीं रहे हो अपने आस-पास। अच्छा, तो रीसेंट है ना पास्ट में, मतलब कि पिछले ओरायन 30 साल। हाँ देखो मैम बोलिए। लोगों को पता नहीं होता है कि ओरायन भी थॉट मैनिपुलेट करना जानता है। उसे भी वो अपने जैसे लोगों को ढूँढ रहा होता है कि इसकी सोच मेरे से मिल रही है ना, बस इसको दूँगा मैं अपनी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, तो ये जो अभी सिद्धू मूसवाला का जो मर्डर हुआ, वो भी ओरायन ने करवाया होगा? मैम नो कमेंट्स, हम किसी अच्छा। की उसको जज नहीं कर सकते। हाँ, आपने बोला था वो वाले सब्जेक्ट्स यहाँ डिस्कस नहीं करने। ओके, सॉरी। तो रीसेंट पास्ट में, मतलब कि पिछले 30-40 सालों में यूएफओज, मतलब स्पेसक्राफ्ट वगैरह जो दिखाए गए हैं, दिखे हैं लोगों को, लोगों को उसके बारे में पता चला है कि ऐसी चीजें होती हैं। तो इसकी वजह क्या थी कि लोगों को इसके बारे में पता करवाया गया या उन्हें दिखाया गया? सदियों से इतिहास में यूएफओस आते रहे हैं, लेकिन वो कभी बढ़ते हैं तो उसकी यूएफओ एक्टिविटी की, ये जो पिछले 40 सालों में यूएफओ एक्टिविटी जो बढ़ी है, उसकी वजह क्या थी? हाँ, तो मतलब वो ये कह रहा है कि देखो हमें ये तो पता है कि यूएफओ सदियों से आते रहे हैं, क्योंकि मैम देखो अगर हम अपने धर्म भी उठा के देख लें ना, विमानों की बात तो हमारे धर्मों में भी हुई है ना, हाँ। सभी के धर्मों से रिलेटेड कोई ना कोई बात तो हुई है। आप शेल्डियन वो देख लोगे क्या कहते हैं कल्चर, वहाँ पर भी बात हुई है। मायंस भी बात करते थे, इधर इनके धर्म में भी बात हो रही है और हर धर्म को आप उठा के देख लोगे इसके बारे में कुछ ना कुछ तो बात हुई है। कि वे खैर उसमें हम नहीं घुसते क्योंकि यहाँ पर ये कुछ और ही पूछ रहा है। कह रहे हैं कि ये हम ये देख रहे हैं पिछले 40 सालों में कि ये जो यूएफओज़ का आना-जाना बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब हमारी कंट्री में भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और मैम एक था आपको याद है एक बुक बताई थी हमने जॉर्ज एडम्स की कि मिस्ट्री ऑफ द फ्लाइंग सॉसर्स।
वो हाँ आदमी इंडिया में आया था, इंडिया में कैलकाटा में भी आया था, बहुत जगहों पे गया था मैम वो बंदा। वो तो उनके साथ क्राफ्ट में बैठ के गया था। ये है उसकी कहानी तो। अच्छा अगर वो बुक कोई पढ़ ले ना ढंग से, मिस्ट्रीज ऑफ द फ्लाइंग सॉसर्स, आज उसका एक बंदा है ग्लेन स्टेकलिंग, अगर उसके इंटरव्यूज देख ले तो वो बता देगा कि हाँ ये लोग कैसे मूव करते हैं, क्या करते हैं, सारी चीजें। खैर वो सारी चीजें आपको गाया टीवी पे ही मिलेंगी, और तो कहीं मिल नहीं सकती वो। नहीं, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, हाँ यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। हम्म, खैर तो इसका जवाब वो देता है कि पिछले 40 साल में ये जो इतनी एक्टिविटी बढ़ कैसे गई। तो रा कहता है कि जो कन्फेडरेशन के जो सोर्सेज है ना, जैसे कि तुम्हारे एल्बर्ट आइंस्टाइन वगैरह ये लोग थे, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कन्फेडरेशन का ही था, वांडरर था जो यहाँ पर पैदा हुआ था। आपको याद होगा पिछले सेशन में उसने बताया था। कह रहे हैं कि लेकिन जो जिस काम के लिए वो आया था ना, उस काम को तो किया नहीं उसने, वो दूसरी डायरेक्शन के अंदर निकल गया। कह रहे हैं कि दूसरों की सेवा के लिए चीज़ें बनाने की बजाय उसने दूसरों की विनाश की चीज़ें बनानी शुरू कर दी। कह रहे तब हाँ, जाके, कह रहे इसका एग्ज़ाम्पल तुम लेके चल सकते हो, मैनहट्टन प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एंड इट्स हाँ, प्रोडक्ट। एक सेकंड हुँ, प्लीज होल्ड करना, मैं अभी आई। हुँ। काफ़ी देर का साइलेंस हो गया। चलो अच्छी बात है, मेडिटेटिव स्टेट में चले गए जाते। नहीं नहीं, जगे हुए हैं। अच्छा जागे हुए हो? हमें लगा हो सकता है ट्रांसेंडेंटल स्टेट में चले गए हो, हमें पता नहीं चला। थोड़ा तो पहुंच तो आ ही जाता है। सॉरी सॉरी, आ रही हूँ, एक मिनट। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये द फ्लाइंग सॉसर्स के बारे, बुक के बारे में बता दो कुछ। द द सॉसर स्पीक। हाँ, द सॉसर स्पीक, सॉरी। अरे उसका तो वो 11 पेज का वो डॉक्यूमेंट अगर आप लोगों के पास है ही, अगर आप चाहो तो पढ़ लेना उसको, हिंदी में भी कन्वर्ट कर चुके हो तो आप उसे। उसमें भी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है, मतलब बढ़िया है। हाँ हाँ, उसमें मस्त है information। बट ये वाली जो थी ना, ये मिस्ट्रीज ऑफ द फ्लाइंग सॉसर्स, जॉर्ज एडम्स की बुक है, ये बहुत बढ़िया बुक है, इसको पढ़ के देखना आप लोग। वो तो हाँ, ये पूरा भी बता तो। ये लोग दिखने में कैसे हैं, क्या है। और इन्होंने जो पैरों में जूते पहन रखे हैं, जब जूते का वो पैर हटाया, तुम उसका जब निशान देखोगे ना, उसकी बुक के अंदर वो निशान देखोगे, तुम्हें लगेगा यार ये देखा हुआ है हमने कहीं पे इस तरीके का निशान। और आपके दिमाग में अच्छा एकदम से आएगा कि यार इस तरीके के तो पहले वो हुआ करते थे, जो वो नहीं पहनते थे चप्पल, अजीब वो लकड़ी वाली जो चप्पल पहनते अच्छा, थे, क्या वो बोलते खड़ाऊ 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 हैं, खड़गू टाइप खड़ाऊ। के, हाँ। हाँ, हाँ, जो स्वामी दयानंद पहनते थे, श्री राम भगवान हाँ, पहनते थे। करेक्ट, हाँ करेक्ट, सॉरी, करेक्ट। तो मैं खैर दो एनी मिनट जाना पड़ा, मैं मिस कर देती आंसर, इसलिए मैंने आपको रुकने को बोला। आई एम सॉरी। हाँ, इंफॉर्मेशन हाँ। विद क्या बता रहे थे आप? तो हाँ मैम, सवाल ये था कि 40 साल से यूएफओ की एक्टिविटी इतनी बढ़ क्यों गई है? क्योंकि मैम यूएफओ आपको याद होगा, पिछले सेशन में रा ने बोला था कि जैसे ही तुमने न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया, वो हिरोशिमा नागासाकी पे, कह रहे हम हाँ देख तो रहे थे कि तुम कर क्या रहे हो। कह रहे हाँ लेकिन जैसे ही तुम ड्रॉप किया तब हम आ गए थे तुम्हारी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को चेक करने के लिए कि तुम कर क्या रहे हो। हम्म, और मैम ये अगर आप लोगों को जानना है ना, तो एक आदमी है रॉबर्ट सैलस, SALAS। उसके हम्म, यूट्यूब पे आपको इंटरव्यूज़ मिल जाएँगे, उसने अपने इंटरव्यूज़ में खुद बताया हुआ है कि हाँ, ऐसा हुआ है। तो अच्छा ख़ैर इन्फॉर्मेशन विच कन्फेडरेशन, हाँ, तो जवाब वो ये देता है, जवाब कहता है कि हमारा एक वॉन्डर हम लोगों ने तुम्हारे यहाँ पे भेजा हुआ था, जिसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है? हम्म, वो आइंस्टाइन आया तो था कि दूसरों की सेवा के लिए चीज़ें बनाए। कह रहा हाँ लेकिन वो अपना रास्ता भटक कर दूसरे रास्ते पे निकल गया, जिसका रिज़ल्ट हुआ तुम्हारा मैनहट्टन प्रोजेक्ट और उसका प्रोडक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट ही था जब ये पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब जहाँ जिसमें बनाया गया था, और उसका प्रोडक्ट अच्छा था न्यूक्लियर बॉम्ब, एच बॉम्ब, हाँ हाइड्रोजन बॉम्ब हाँ जिसे बोलते हैं। हाँ कह रहा है कि उसके बाद वो बताता है कि उसके बाद हमने अपना एक और वॉन्डरर है, जिसका नाम तुम लेते हो निकोला टेस्ला। कह हाँ रहा है उसको भी हम लोगों ने भेजा था, लेकिन उसकी आपको याद है ना, बताया था कि इसके कागज़ इन लोगों ने रख लिए थे और ऐसा कुछ कहा था इसने पिछले हाँ सेशन हाँ में।
कह रहे हैं कि उसके टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल ये लोग करने लगे तो इन्होंने उसका भी इस्तेमाल डिस्ट्रक्शन के लिए यानी विनाश के लिए शुरू कर दिया। कह रहे हाँ, हैं इसका एग्जाम्पल तुम्हें मिलेगा फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। हाँ, थोड़ा-सा अंदाज़ा दे देते हैं, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट करके, आप लोग देख सकते हो। वो कोशिश उसमें ये थी कि जैसे समुद्र का वो नहीं होता समुद्री जहाज होता है जो, बड़े हाँ, वाले जो जहाज होते हैं, जैसे जो वॉर के लिए यूज़ होते हैं, हाँ, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके अंदर जितने भी लोग थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट वहाँ पे किया कि चलो इस पूरे के पूरे जहाज को ना, इसी डायमेंशन के अंदर गायब करके देखते हैं। वो गायब तो हुआ नहीं, उसके ऊपर जितने लोग थे सारे मर गए। ओह! लेकिन बाद में पता चल गया था कि हाँ, इसको गायब कैसे किया जाता है। अच्छा, ये हाँ, फिलाडेल्फिया फिर एक्सपेरिमेंट। फिर ये बहुत पुरानी मूवी है फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखते ठीक हैं है? आज। और क्या बोला आपने? तो मैनहट्टन क्या था? मैनहट्टन मैनहट्टन प्रोजेक्ट तो वो था ना मैम जो न्यूक्लियर जो जहाँ सबसे पहला मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था, जिसमें ओपेनहाइमर और एल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों थे। इन दोनों अच्छा, ने मिलके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था ना। आपको याद होगा जब पे आके पहली बार गीता की एक स्टेटमेंट बोली थी, जो गीता में से थी, उसने बोला था कि नाउ आई हैव बिकम डेथ ऑफ द वर्ल्ड्स। वर्ल्ड नहीं बोला था उसने बोला था वर्ल्ड्स। यानी आपकी दुनिया की ही विनाश नहीं, और भी इसी स्पेस टाइम में जितनी दुनिया उसके विनाश का भी लेवल बन जाता है इसका न्यूक्लियर बम जब फटता है। अभी देखना आगे बताएगा इससे होता क्या है जब ये फटता है तो। ये तो किसने खैर बोला था? ये मैम ओपेनहाइमर ने बोला था। अच्छा, वाह! जब जब इन्होंने कर दिया था ना तो उसने बड़ी नीची निगाहें करके, बड़े दुःख के साथ बोला था नाउ आई हैव बिकम द डेथ ऑफ द वर्ल्ड। उसे पता था कि उसने गलती कर दी है, लेकिन वो हो गया अब तो जो होना था वो तो हो ही गया। हुँ, तो ख़ैर जो भी है, तो उसने आगे? फिर ये उसके आगे उसने कहा तब हम लोगों को लगा कि यार हमारे को इनको अपनी नॉलेज देनी बहुत ज़रूरी है, ये तो अपने आप को बर्बाद कर लेंगे सारे। ये वही हाँ, हाल करेंगे जो इन्होंने मेल्डेक का किया था। तो हाँ, इस वजह से फिर इन लोगों ने उन लोगों की सोच में, जो सोच है ना, कि हाँ, लोग सोच में फिर अपनी-अपनी चीज़ें देनी शुरू की कि नहीं, नहीं इसको इस तरफ मत जाओ, इसको इस तरीके से इस्तेमाल करो, ताकि दूसरों के भले के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल हो सके। तो इस तरीके से ये लोग आगे-आगे चले और वो कह रहे हैं कि ये हमने इसलिए किया ताकि तुम्हारी धरती की सेवा के लिए हो सके, तुम्हारे लोगों की सेवा के लिए हो सके, ना कि तुम अपने प्लैनेट ही उड़ा दो। कह रहे इस वजह से हमने अपने थॉट फॉर्म्स भेजने शुरू किए तुम्हें। हुँ। तो थॉट फिर फॉर्म्स आपको याद होगा वो क्रॉप सर्कल्स वगैरह, तब इन्होंने क्रॉप सर्कल्स बनाने शुरू कर दिए थे इधर से उधर। जब इन्होंने क्रॉप अच्छा, सर्कल बनाने शुरू किए, तो लोगों का दिमाग उस तरफ गया, भाई कौन बना रहा है ये? हाँ, मतलब लोग 10 मिनट पहले उधर से घूम के निकले, वापस आए तो वहाँ पे क्रॉप सर्कल है। ये कहाँ हाँ, से बनाया? किसने बनाया है ये? सब लोगों का हाँ, दिमाग उस डायरेक्शन में गया कि ओह! ये तो यूएफओज़ आते हैं, वो बना के जाते हैं। अच्छा, और एक भी केस में ऐसा नहीं हुआ है कि कन्फेडरेशन ने अटैक करने की कोशिश की हो। ये अगर आप देखोगे रॉबर्ट साइलस और इन सब के इंटरव्यूज़ देखोगे ना आप, आपको हुँ, पता चलेगा एक केस ऐसा नहीं हुआ इन लोगों ने अटैक करने की कोशिश की हो। इन लोगों ने उल्टा हेल्प करने की कोशिश की है। हुँ, अटैक तो वो ओराइन वगैरह वाले टाइप के ही करते हैं। हुँ। तो डॉन बाद में पूछता है कि इसका मतलब आपने जो किया, वो ये जो क्रॉप सर्कल्स बनाए या यूएफओस दिखाए ताकि लोगों को मिस्ट्री मतलब उनको ये लगे कि ये हो क्या रहा है, उनके मन में सवाल उठें और वो सवालों की वजह से वो मतलब उन लॉ ऑफ वन के बारे में जानना शुरू करें और जब लोगों के मन में सवाल उठें तो आप टेलीपैथिकली मतलब दिमाग से सोच से उनको वो मैसेजेस भेजो जो या तो वो एक्सेप्ट कर लें या हो सकता है कि रिजेक्ट भी कर दें, लेकिन लॉ ऑफ वन के बारे में मैसेजेस आपने उनको भेजने की कोशिश की ताकि जो धरती पे लोग हैं वो लोग इसे सीरियसली लें कि वो लोग जो कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होने वाला है, वो समझें उस बात को। क्या ये सही है? करेक्ट। तो रा इसका जवाब देता है, रा कहता है कि देखो मैम इससे पहले ना ये बॉम्ब ड्रॉप हो चुका था हिरोशिमा नागासाकी पे। तो रा इसके जवाब में बोलता है कि ये जो तुम बोल रहे हो ना ये आधा सही है। कह रहा है एक्चुअली और भी कुछ सर्विसेज़ होते हैं जो हम लोग परफ़ॉर्म करते हैं, मतलब और भी ऐसी सेवाएँ होती हैं जो हम अपनी देते हैं। कह हम्म, रहा है कि सबसे पहली सेवा तो हम लोगों ने ये की कि जो लोग उसके अंदर मरे, कह रहे उनकी जो आत्माएँ थी, मतलब जब ये बम फटा, उनकी उनकी जो आत्माएँ, कह रहे हो उनकी जो अंदर की आत्माओं का होलोग्राम होता है ना, वो फट गया था पूरा। मैम उनका तो फटा ही फटा,
और जो इसी उसमें हमारे पूर्वज वगैरह नहीं रहते इसी खाली इसमें स्पेस टाइम में, मर के तो मैम उनकी आत्माएँ भी यहीं जाती हैं ना, इकट्ठे तो हाँ, सारे एक ही जगह होती हैं। मैम उनके भी होलोग्राम फाड़ दिए थे उसने। ये होता है इम्पैक्ट एक एक न्यूक्लियर बॉम्ब का, जिसको हम लोग कहते हैं कि मार दो किसी के ऊपर भी। हम सोचते हैं दूसरे पे पड़ेगा जाके ही, अरे हमारे वाले भी पूर्वज उसके अंदर है भाई, वो भी मारे जाएँगे, उनकी भी उनकी आत्माएँ फट जाएँगी। वो फाड़ देता है पूरा मैम, जैसे कागज़ नहीं फाड़ देते, ऐसे फट जाता है वो पूरा का पूरा। तो कह रहा है कि उस केस में हम लोगों ने वो कह रहा है कि तब जाके हम लोगों ने ये किया कि उनकी जो वो सोल्स थी ना, वो फट गई थी। उनके जो वो होलोग्राम थे वो फट गए थे। कह रहा है उनको हम लोगों ने जोड़ना शुरू किया। सोचो मैम आत्मा के लेवल पे जाके होलोग्राम जोड़ देना, क्या होगी इन लोगों की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और क्या पावर्स होंगी इनके पास। तो कह रहा है कि जब तुम न्यूक्लियर डिवाइसेज़ इस तरीके के करते हो ना, तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। कह रहा है जब ये हो जाती हैं, कह रहे तब हम वहाँ बैठ के मैम ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके सामने एक कपड़ा फटा हुआ है और आप बैठ के बस सी रहे हो उसको, लगे पड़े हो। क्योंकि आप उस रचयिता की सेवा में हो। एक-एक होलोग्राम का नुकसान, उसका नुकसान है। एक-एक होलोग्राम का। मैम इस तरीके की सर्विसेज़ देते हैं ये। आप सोच लो किस लेवल पे हैं ये लोग। तो तो कहते हैं मुझे कि और ये काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो डॉन कहता है कि मुझे ये पूरी तरह समझ में नहीं आया, थोड़ा विस्तार से बताओगे? हाँ। तो यहाँ पे रा कहता है कि देखो ये जो इंटेलिजेंट एनर्जी होती है मतलब मैम इसी स्पेस टाइम के अंदर इसी स्पेस के अंदर जो है जिससे ये पूरा का पूरा दिख रहा है ना आपको होलोग्राम दिख रहा है आपको पूरा ये उस एनर्जी से बना हुआ होता है आपको याद है वो 4 प्राइमल फोर्सेस हम लोगों ने बताई थी उन्हीं को मिला के ये इंटेलिजेंट एनर्जी बनती है कहते हैं उसी से ये मैटर भी बनता है क्योंकि जब वो एक जगह इकट्ठी होनी शुरू होती है तो चीजें मैटर में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है मतलब अगर बेसिक लेवल पे जाओगे न्यूट्रिनोज क्वार्क्स फिर ऐसे बाहर होते एटम एटम के लेवल पे आओगे एटम से मॉलिक्यूल बनेगा मॉलिक्यूल से बॉडी बनती है कह रहे इस तरीके से सारी चीजें चलती हैं कह रहे कि द यूज ऑफ एक सेकंड रुकना मैम हाँ सॉरी मैम आज तो आपको भी जाना पड़ गया मेरे को भी थोड़ा सा 2 मिनट का था वो कोई लेना बात पड़ गया हो जाए। पानी लेने के लिए गए तो तो कहते हैं कि ये जो इंटेलिजेंट एनर्जी है ना ये मैटर में कन्वर्ट करती है सारी चीज़ों को, ठीक है? और ये जो वेपन है ना, ये जो तुम यूज़ करते हो, कहता है ये जिस जगह पे होगा ना, जहाँ पे फटेगा ये, कह रहा है स्पेस टाइम थर्ड डेंसिटी टू टाइम स्पेस थर्ड डेंसिटी और व्हाट यू मे कॉल योर हेवन वर्ल्ड इज़ इंटरप्टेड इन मैनी केसेस। वो कह रहा है यहाँ पे जिस जगह पे ये फटता है ना, तो जो तुम्हारे भी पूर्वज वगैरह जो उसमें गए हुए होते हैं ना, क्या बोलते हैं इसमें ये स्वर्ग जिसको तुम स्वर्ग बोलते हो, हेवन वर्ल्ड बोल रहा है ना, कह रहा है कि इसका इम्पैक्ट वहाँ के टाइमलाइन पे भी जाके पड़ता है। कह रहा है क्योंकि ये न्यूक्लियस के लेवल पे जाके मतलब उन क्वार्क्स वगैरह के लेवल पे जाके फाड़ता है चीज़ों को, एनर्जी को। कह रहे उस एनर्जी को ही पूरा डिसबैलेंस कर देता है इस वजह से। कह रहे वहाँ तक जाके इसका इम्पैक्ट पड़ता है। कह रहे जब ये इम्पैक्ट वहाँ जाके पड़ता है ना, कह रहे देयरफॉर वी आर ऑफरिंग आवरसेल्व्स एज़ दोज़ हू कंटिन्यू द इंटीग्रेशन ऑफ सोल और स्पिरिट कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम स्पेस टाइम टू टाइम स्पेस। वो कह रहा है कि तब जाके हम लोग क्या करते हैं कि जो लोग उस स्पेस में जो उस जगह पे मरे हैं ना, हम उस जगह का भी वो है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मतलब उन पार्टिकल्स को वहाँ पर भी जोड़ने की कोशिश करते हैं और जितने लोग उनमें मरे हैं, उनकी आत्मा जो होलोग्राम फट गया है, कह रहा है उसको भी ठीक कर रहे होते हैं और जो तुम्हारे हेवन वर्ल्ड में मतलब जो तुम्हारे भी मर-मर के जो लोग गए हैं उस हेवन वर्ल्ड में, कह रहा है उनकी भी आत्माओं को हम ही ठीक कर रहे होते हैं। उनका जो होलोग्राम फट जाता है। ये है मैम एक इम्पैक्ट, एक न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करने का, पर ये मेरे है को एक इम्पैक्ट। चीज समझ में नहीं आती, आत्मा जो होती है वो लाइट होती है, तो लाइट हाँ, आत्मा को हील करने की जरूरत क्यों पड़ती है? आत्मा तो क्रिएटर का हिस्सा है, आत्मा कैसे फट सकती है? मेरे को ये नहीं समझ में आया। मैम ये हमें भी लगा था, लेकिन आत्मा भी तो एनर्जी की ही है। आत्मा क्या एनर्जी की नहीं बनी हुई है? लाइट जो पर होती वो है, तो वो थर्ड तो एनर्जी डेंसिटी की है। नहीं है, तो उसके तो टुकड़े तो होते नहीं, तो फिर पता नहीं, चलो। मैम ये बोलने हाँ, मैम बोलने वाली बात है, हो जाते हैं। देखो अगर आप ऐसे मान के चलो कि जब आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे चले गए ना, मतलब एक मॉलिक्यूल के बेसिक लेवल पे भी चले गए आप, एटम के अंदर गए, उसके अंदर गए और अंदर गए, क्वार्क्स के लेवल पे गए और अंदर गए,
वहाँ पे वाइब्रेटिंग फील्ड है वो। जब भी बम फटता है ना तो वो फील्ड को ही फैला देता है चारों तरफ। तो फील्ड इकट्ठी करके एक जगह पे लानी पड़ती है वो। तो आत्मा भी एक फील्ड ही है अपने आप में। जब वो फैल जाती है ना फट के, तो उसको इंटीग्रेट करके एक जगह पे लाना पड़ता है उसकी ओरिजिनल पोज़ीशन पे। तो ये इसके लिए आपको थोड़ा साइंस पता होना चाहिए। अगर आपको साइंस, मैं वही कह रहा हूँ ना मैम, देखो धर्म से और साइंस से, दोनों से बैलेंस करके चलोगे ना इसको, तभी हमने पिछले सेशन में कहा था, वो जॉन हेगलिन वाला वीडियो ज़रूर देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएँगी आपको सारी चीज़ें ये। और कौन सा उसने वेदांता, जॉन हेगलिन का वीडियो है, क्या कहते हैं, कॉन्शसनेस के ऊपर है। अगर हम लोगों को, आप जॉन हेगलिन के नाम से ढूँढोगे ना आपको मिल जाएगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसने अपना वो दिया हुआ था, सेशन दिया हुआ था। इतना बढ़िया सेशन है मैम वो। उसने पूरा वेदांता के लेवल पे जाके, वहाँ से उसने वो चीज़ें बतानी शुरू की थी। तब जाके हम लोगों को भी ये समझ में है आया था जॉन कि यार ये हेगलिन? दिखाना मैम कौन? मैम अभी दिखा रही है आपकी स्क्रीन ना, थोड़ा ये लेट आ रही है हमारे पास। अ ये है ना मैम, जॉन हेगलिन एंड स्पिरिचुअलिटी यूट्यूब। हाँ, ये ये है मैम, इसकी आप नॉलेज देखना। ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करता है। और क्या कहते हैं, इन सब ने मैम, ये जितने भी हैं ना यहाँ पे, ये वेदांता का सीख के गए थे सारी चीज़ें, और इन्होंने उसको ले जाके साइंस से बैलेंस कर दिया। हुँ, और इनमें से अच्छा। कई ऐसे हैं जो कोई मुस्लिम कल्चर से है, कोई किसी और कल्चर से, कोई किसी और कल्चर से, इनका पूरा ग्रुप है अपना। इन्होंने हुँ, सबने अपनी-अपनी कल्चर से जो-जो चीज़ें सीखी हैं, एक जगह इकट्ठी की, और उसके बाद जाके इन लोगों को समझ में आया, भाई साहब ब्रह्मांड तो ऐसे काम करता है। जैसे हम हुँ, सोचते हैं वैसे नहीं है। ओके। क्योंकि मैम ये सर्न का भी हिस्सा था ना ये साइंटिस्ट है, ये सर्न में काम करता था। CERN है ना, जो जहाँ पे तो वो आप कहते हो पार्टिकल, कि ये लोग वेदांता से सीख के गए, मतलब कि इंडिया आए थे और यहाँ से सीखा इन्होंने? हाँ, इंडिया आए, यहाँ से वेदांता सीखा। मतलब वो है ना, ये बहुत बड़े वो थे, मतलब इन्होंने अपनी सबने काफ़ी नॉलेज उनसे ली थी, महर्षि महेश योगी, उनसे ली थी। अच्छा, महर्षि महेश योगी कौन है ये? हाँ। ये कौन है? बॉडी ऑफ मैम महर्षि लाइज इन स्टेट इन इंडिया, ये तो नहीं है? मैम नहीं, नहीं। अच्छा, महर्षि महेश योगी, बियर्ड होगी उनकी, एक्चुअली नहीं, आप महेश इसमें योगी देख रहे यही हो। तो है, हाँ, हाँ, महर्षि महेश योगी। हाँ, Thousands हाँ, pass महर्षि, the body of Maha lay in the throne of flowers at this meditation retreat in northern India on Sunday. ये हुआ 2008 में। ये है महर्षि महेश योगी। हाँ मैम। अच्छा, he was 91. Uh, he has been it's Barry Franklin who came to who came from East Yorkshire in England, and और भी लोग आए होंगे, यहाँ पे होगा उसका नाम। मैम बहुत वॉन्डरर्स आए हैं, बहुत वॉन्डरर्स, आज भी बहुत हैं। वो पॉपुलर नहीं होना चाहते। जो पॉपुलर हो रहा है ना, वो पॉपुलैरिटी की तरफ जाता रहेगा, लेकिन ये लोग कभी तो पॉपुलर नहीं होना चाहते। इसका सीधा मतलब है कि महर्षि महेश योगी भी जो थे वो भी वॉन्डरर थे, या वो हाँ, फोर्थ या फिफ्थ डेंसिटी से आए थे, तभी तो इनसे उसने सीखा ना, जॉन हेगलिन हाँ, ने। करेक्ट। जॉन हेगलिन ने भी, स्टीवन ग्रियर ने भी, मिचियो काकू ने भी, बहुत लोगों ने सीखा है मैम, बहुत लोगों ने। हम्म, अच्छा, बहुत ठीक। साइंटिस्ट, हम कह रहे हैं ना तो कि एक साइंटिस्ट को ये पता चल जाए ना कि भई यूनिवर्स को समझने के लिए हमें ये वाली फील्ड भी उठानी पड़ेगी, धर्म वाली। जब इन लोगों ने उसको बैलेंस करना शुरू किया, तब जाके इनको समझ में आया कि भैया हमारी साइंस में भी मिसिंग है चीज़ें। तो आगे डॉन पूछता है कि मुझे एक मिसाल दो हिरोशिमा नागासाकी की, क्या आप लोग ये कैसे करते थे? गिव मी एन एग्जांपल फ्रॉम लेट्स से हिरोशिमा नागासाकी, हाउ इट इज डन। हाँ, तो मतलब जो जापान में जो इन्होंने बम फोड़ा था हिरोशिमा नागासाकी में, उसका एग्ज़ाम्पल से उसने पूछा। कह रहे देखो जो लोग उसके अंदर मर गए थे, नॉट बाय रेडिएशन, मतलब रेडिएशन से नहीं, वैसे ही मर गए थे। क्या बट बाय द ट्रॉमा ऑफ द एनर्जी रिलीज़, मतलब जो एकदम से फटा और एकदम से जो एनर्जी निकली ना, जो लोग मरे उसके अंदर, कह रहे फाउंड नॉट ओनली द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स मेड अनवायबल, कह रहा उनकी केवल आत्म, क्या कहते हैं, शरीर और वो दिमाग वगैरह ही नहीं मरा, कह रहा बट आल्सो डिसअरेंजमेंट ऑफ दैट यूनिक वाइब्रेटरी कॉम्प्लेक्स व्हाट यू कॉल द स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। वो कह रहा है कि उसकी आत्मा जो थी ना, जो आत्मा का था, कह रहा है उसी के अंदर का अरेंजमेंट पूरा खराब हो गया था।
कह रहे टू बी कंप्लीटली डिसअरेंज विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ रीइंटीग्रेशन। कह रहे कि वो इतना खराब हो गया था आत्मन, क्योंकि इस इतनी भीषण तरीके से वो एनर्जी आई कि उसने अंदर का जो वाइब्रेटिंग जो लेवल था ना, जो क्योंकि वाइब्रेटिंग फील्ड है वो तो अंदर की, कह रहे उसी को फैला दिया उसने। तो हम लोगों को उसको एक जगह इकट्ठा करना था। कह रहे कि अगर हम उसे एक जगह इकट्ठा नहीं करते ना, तो आगे वो बता रहे, कह रहे दिस वुड बी द लॉस टू द क्रिएटर ऑफ पार्ट ऑफ द क्रिएटर, एंड thus we were given permission not to stop the event but to ensure the survival of the, shall we say, disembodied mind body spirit complex. This we did in those events which you mentioned, losing no spirit, no portion, no holograph or microcosm of the macrocosm infinite one. समझ गए मैम? आपको आया समझ में? देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया बात बोल रहा है। कह रहा है कि जब ये हुआ ना, तो ये क्रिएटर के दिमाग के अंदर फैला ये, कि मैम क्रिएटर के दिमाग के अंदर तो आत्मा से इंफॉर्मेशन लेता है ना क्रिएटर। तो आपकी आत्मा जो अनुभव ले रही होती है, क्रिएटर उससे अनुभव ले रहा होता है। आप जो भी कर रहे होते हैं ना, वो सारे अनुभव उसके अंदर जा रहे होते हैं, क्रिएटर उससे एक्सपीरियंस कर रहा होता है। कहता है कि जब वो फैलनी शुरू हुई, जो फटी वो, कहता है उसके बाद हम लोगों ने उसको दोबारा जोड़ना शुरू किया। कहता है हमें परमिशन ये मिली कि इनको करने देना ताकि इन लोगों को पता चले इन लोगों ने किया क्या है। कह रहे इनको करने दो, कह रहे लेकिन इस चीज का ध्यान जरूर रखना कि क्या कहते हैं, ये जो आएंगी ना आत्माएं निकल के इस तरीके से मर के आएंगे, जिनके होलोग्राम फट गए होंगे, कह रहे उनकी स्पिरिट, उनका कोई भी पोर्शन और कोई भी होलोग्राम, कह रहे उसको एक जगह पे करके इंटीग्रेट करके वैसे ही कर देना, ताकि क्योंकि वो इस पूरे ब्रह्मांड का, उस रचयिता के दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है। कह रहे उस हिस्से को ठीक करने वाली बात है ये। मैम इन्हें पता है कि क्रिएटर के दिमाग में है, इसीलिए ये लोग जानते हैं कि क्रिएटर के दिमाग की कोई भी चीज अगर इधर उधर हुई तो हमारी चीजें भी इधर उधर होंगी। हम्म, इस तो वजह से इन लोगों, मैम ये बहुत हाईएस्ट लेवल की एडवांस सिविलाइजेशन है, हम तो कहाँ हैं, हम तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। तो ये आपने किया कैसे, ये जरा समझाओगे, हासिल कैसे किया? हम्म। तो वो यहाँ पे कहता है ये हमने किया क्योंकि हमें समझदारी है, हमें पता है कि ये जो डायमेंशनल की जो फील्ड एनर्जीज होती है ना, अलग अलग डायमेंशन में जो फील्ड्स होती हैं, जो इनकी एनर्जी होती है, कह रहे हमें उनका ज्ञान है, इस उन ऊर्जाओं का हम लोगों को ज्ञान है। कह रहे हम हायर से, मतलब और मोर डेंस से एनर्जी फील्ड विल कंट्रोल द लेस डेंस। कह रहे जो हायर फील्ड्स होती है ना, कह रहे वहां से जो नीचे की जो हल्की फील्ड्स होती है ना, वो ना मैनेज होती हैं। कह रहे तो हम हायर से ठीक करना शुरू करते हैं तो नीचे की अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ओके। हम तो कहाँ हम लोग इनके लेवल पे सोच रहे हैं। खैर हमें इसलिए समझ में आ गया था क्योंकि हम लोगों ने इसको क्या कहते हैं, ये जॉन हेगलिन और इधर उधर पढ़ पढ़ के क्योंकि हमें भी समझ आना था कि यार आत्मा, क्योंकि हम भी बचपन से ही सुनते आए थे, आत्मा में गांठ कैसे लग सकती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आत्मा फट कैसे सकती है, आत्मा का होलोग्राम कैसे फट सकता है। लेकिन जब हम लोगों ने इसकी एनर्जी और इसकी साइंस को अंडरस्टैंड करना शुरू किया और अपने इसमें भी देखा, जैसे उसने जॉन हेगलिन ने समझाया, मैम हमें सारा कुछ समझ में आ गया था कि ये ओहो ये कहानी हुई है यहाँ पे। मेरे ख्याल से ये जो आपने बाकी की किताबें पढ़ी है ना, और वो जो समझा हाँ है ना, उसके हाँ अलग से सेशन करने पड़ेंगे ताकि आप हमें किताबें ना पढ़नी पड़े और आप हमें वैसे समझा दो। मतलब हमारे तो ऊपर से निकल उसके जाएगा ये बाद तो। फिर नहीं मैम नहीं निकलेगा, हम मैं तो आपको समझ देखो। आईटी या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं नहीं। मैम हम भी नहीं है मैम, ऐसा नहीं है, हम भी कोई है, लेकिन हम ना इसकी साइंस को समझते हैं। हमें ये पता है कि जितनी भी ऊर्जाएं है ना, इवन हम भी, हमारे अंदर की आत्मा भी, हमारी आंख, हमारा हाथ, हमारा सब कुछ, ये कांपती हुई फील्ड है। हमें ये समझ में, हमें साइंस समझ में आ गई थी ये चीज, ये कांपती हुई फील्ड है। तो अगर बम फटा, इस फील्ड में फैलाव आ जाएगा, और फैलाव आ गया ये फैल जाएगी। तो ये क्या करते हैं, जब वो फैलती है ना, उसको खींच के उसी जगह पे लेके आते हैं ये। तभी तो इनके यहाँ पे मरते नहीं है लोग, और मरते भी है तो कहते हैं चल ठीक है मर गए कोई बात नहीं यार, कुछ टाइम वहाँ पर भी थोड़ा रिलैक्स करके वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनको मजा आता है मरने में मैम, हमारी तरह नहीं है ये मरते हैं, ये कहते हैं अरे वाह वाह आगे की डेंसिटी मिलेगी हम लोगों को। हम्म, चलो। कोई तो मैम। इसका मतलब कि आम तौर पे आप ये कह रहे हो कि अगर हम if you will allow the population to have a nuclear one many days of the, but you will be able to create a country with तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि आप अगर आगे भी धरती के ऊपर ऐसी न्यूक्लियर वॉर हुई तो आप वॉर को होने दोगे, लेकिन उस वॉर की से जितने लोग मरेंगे या जिनको नुकसान पहुंचेगा, आप उनको एस्ट्रल वर्ल्ड में या क्या बोलते हैं उसको, स्वर्ग में जाके
वहां पे आप उनको ठीक कर दोगे? देखो अगर मैम यहाँ पे हाँ मतलब कि एस्ट्रल वर्ल्ड मतलब ये जो एस्ट्रल वर्ल्ड और हेवन वर्ल्ड जो वो बोल रहा था ना कि वहाँ पे जाके जहाँ पे आत्माएं जाती हैं, या वो कह रहा है कि अगर कोई बुलेट से मर जाए, मतलब किसी को गोली लग जाए, किसी को कैसे मर जाए, या कोई अपनी बूढ़ी एज में जाए जाए कैसे भी, कहता अगर ये सारी चीजें होती रही तो आप रोकोगे नहीं इन चीजों को, आप इन्हें होने दोगे, लेकिन आप अपना ये वाला काम जारी रखोगे, है ना? आप ये कहना चाह रहे हो ना? तो रा कह रहे हैं नहीं, कह रहा अगर ऐसा हुआ ना तुम्हारे प्लेनेट के ऊपर कि तुमने और जरूरत से ज्यादा वो फाड़ दिए, कह रहे तो ये तो और ज्यादा ट्रॉमेटिक हो जाएगा तुम्हारे लिए। कह रहे लेकिन हम तुम्हें ये बताते हैं कि वो जो एंटिटी है ना, जो तुम्हारी आत्मा है, कह रहा वो तो वैसी ही रिमेन रहेगी। हम ये कोशिश करते हैं कि उसको ठीक रखें हम। हमारा काम आत्मा का ध्यान रखना है। शरीर तो हमें भी मैम देखो पहले के लोग भी तो बोलते थे ये तो शरीर है, मेन चीज तो आत्मा है, बोलते थे ना। तो कहते हैं कि ठीक है फिजिकल व्हीकल व्हीकल तुम्हारा डिस्ट्रॉय हो जाए उससे कोई हमें वो नहीं है, लेकिन ये जो तुम्हारी अंदर की आत्मा है ना, हम इसको एज इट इज ही रखने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसी रहे। लेकिन मैम आपको एक चीज़ बताएं, हमने वॉइसेस ऑफ द कन्फेडरेशन में भी पढ़ा हुआ है, अगर ये ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर हुई, मैम ये इंटरफेयर कर जाएंगे, हम आपको बता रहे हैं। और ये तभी इंटरफेयर करेंगे अगर आप लोगों ने मेडिटेशन में ये मांग लिया ना सबने कि हे प्रभु हमें ये वॉर नहीं चाहिए, और हम अपने भाइयों को अलाउ करते हैं कि अगर ऐसा हो तो आप इंटरफेयर कर देना। आप मुझे हमने कहा है मेडिटेशन लिख के भेजने वाले थे, आप कह रहे थे कि मैम कोई स्पेसिफिक बनानी बहुत पड़ेगी। बहुत स्पेसिफिक मेडिटेशन बनानी पड़ेगी मैम उसके लिए। तो आप और मैं खैर मिलके एक बार एक स्पेसिफिक मैम, मेडिटेशन बना लेते हैं और जुलाई में कोशिश करते हैं कलेक्टिव करने की। देखो हाँ मैम वो तो बिल्कुल ही करेंगे। मैम एक चीज़ बताएँ, देखो कोई भी इतनी नॉलेज होने के बाद ना ये सारी चीज़ें जब हम लोगों ने यहाँ से पढ़ी और आप लोगों को भी मिल रही है, जिनको नहीं पता है खैर उनको तो नहीं पता है। लेकिन मैम अगर किसी को ये पता चल जाए ना कि इसकी वज़ह से मेरे पूर्वजों के ऊपर भी जाके पड़ रही है चीज़, मजाल है उसके मुँह से निकल जाए कि मेरे को न्यूक्लियर वॉर चाहिए, और हम्म। मजाल है उसके मुँह से ये निकल जाए कि दूसरे के कंट्री पे मुझे न्यूक्लियर बम कोई फेंकना बात नहीं, मेरे दिमाग में एक बात आई है, तो मैं आपसे बाद में है। बात करूंगी इस बारे में कि हुँ, 30 की जगह 300 या 3000 कैसे करने हैं, वो मैं बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है। लेट्स गो अहेड। तो हुँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं उन लोगों की कंडीशन, मतलब उन लोगों का क्या हाल था जो हिरोशिमा नागासाकी में मरे थे, और इस वक्त उनका क्या हाल है? हाँ, तो यहाँ पे वो कहता है कि अब उनका जो ट्रॉमा है ना, जो मैम क्योंकि वो आत्मा के लेवल पे जाता है, आत्मा ही पूरी काँप जाती है उसकी वज़ह से, तो वो कह रहे हैं जो अब उनका ट्रॉमा है ना, वो अभी तक पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है। उनको हम जितनी हो सकती है ना मैक्सिमम हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं इस वक़्त। बाप मैम रे। देख लो फटा था 1946 या नहीं 42 या नहीं पता नहीं 48 में फटा था शायद, 46 में शायद। और मैम ये 1981 की बात हो रही है, तब तक भी आत्मा हील नहीं हो पाई थी उनकी, 30 साल लग गए आत्मा हील नहीं हो पाई। मैम जब मेल्टेक वालों की नहीं हो पाई, उन्होंने तो पूरा प्लेनेट ही फाड़ दिया अपना पूरा। मैम इस केस में भी यही होगा ना? बाप रे। तो वो जो मर गए वो तो मर गए, लेकिन उसके बाद जो पैदा हुए और न्यूक्लियर वॉर की वजह से जो बच्चे अपंग पैदा हुए या अलग तरीके से वो सब, उनका भी तो हीलिंग, मतलब उनकी भी तो करनी पड़ेगी ना। उनको भी तो नुकसान हुआ ना, जो बाद में पैदा हुए लोग। तो वो ये कहता है नहीं, नहीं मैम सवाल वो ये है कि ये जो नहीं नहीं। हीलिंग है ना, हाँ। हाँ, तो इसमें सवाल में वो ये कह रहा है, ये जो हीलिंग का प्रोसेस है, जब ये कंप्लीट होगा, कहते हैं जब ये होता है, तो ये जो एक्सपीरियंस जो उनको मिला होता है कि डेथ अरे हुई है ये इनकी न्यूक्लियर। नहीं, मैं तो अपना सवाल पूछ रही थी। अच्छा, क्या सवाल था? क्या सवाल था? नहीं, मैं तो क्या? अपनी तरफ से ये पूछ रही थी कि हुँ, हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब फटे थे, तो बॉम्ब की वजह हाँ, से जो लोग उस वक्त मरे वो तो मर गए, हाँ, लेकिन हाँ, उसके रेडिएशन की वजह से जो बाद में लोग पैदा हुए और वो हाँ, अपंग पैदा हुए या मतलब उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो उनकी हुँ। भी तो हीलिंग की जरूरत पड़ी होगी, मैम या ये वो उनको उस ही तरह से पैदा क्यों होने दिया कॉन्फेडरेशन ने? मैम अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने यही पूछा है। उसने नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि जब ये हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है, मतलब चल रहा होता है, कंप्लीट हो जाता है विद हाँ। दीज़ एंटिटीज़, मतलब वो मर के गए हैं वो, क्या है विल दिस एक्सपीरियंस ऑफ डेथ ड्यू टू द न्यूक्लियर बॉम्ब कॉज़ देम टू बी शैल वी से रिग्रेस इन देयर क्लाइंब टुवर्ड्स द 4th डेंसिटी?
मतलब वो ये कहता है कि क्या पहले तो मैम पहला क्वेश्चन ये है, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले ये वाला लेते हैं, ठीक है? वो फिर मैं आपका जवाब देता हूँ। वो कह रहा है कि ये जो इस न्यूक्लियर बॉम्ब को फटने की वजह से, जो ये जो लोग मर के जाते हैं, इनकी आत्माएँ जो मर के जाती हैं, कहते हैं कि इसका एक्सपीरियंस जिस तरीके से आप बता रहे हो तो हमें तो लगता है बड़ा ट्रॉमेटिक होता है। बता क्या रहे हो? हमें तो पता ही है ट्रॉमेटिक होता है। कहते हैं हम्म, कि इसकी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि इनको चौथी घनत्वता में जाने में दिक्कत होती हो? मतलब ये तो और लेट होते हो चौथी घनत्वता में जाने के लिए। तो राय इसका जवाब देता है, कह रहा है कि जब ये न्यूक्लियर तरीके का डिस्ट्रक्शन होता है ना तुम्हारे प्लैनेट पे, कह रहा है इसका असर पूरे प्लैनेट पे पड़ता है। ये तुमको लगता है कि उस एरिया के अंदर पड़ रहा है बस, लेकिन इसका इफ़ेक्ट पूरे प्लैनेट पे जाके पड़ता है और मैम जब ये हुआ था ना, लोगों ने नोटिस नहीं किया, उसके बाद धड़ाधड़ वोल्केनोज़ फटे थे इस प्लैनेट के ऊपर। कहीं यहाँ वोल्केनो, कहीं वहाँ वोल्केनो, कहीं यहाँ से सुनामी, कहीं वहाँ से ये, मैम खूब डिस्ट्रक्शन हुआ था उसके बाद, खूब ज़बरदस्त। क्योंकि जब भी इस तरीके का इवेंट होता है ना, फिर अर्थ अपना गुस्सा निकालती है कि तुमने क्या किया ये, मेरे बच्चों के साथ। ओह, अब वो अपना गुस्सा निकालती है और आजकल जो आप देख रहे हो ना अपने आस-पास जो भी हो रहा है, मैम अर्थ हाँ, अपना गुस्सा ही निकाल रही है इस वक़्त और ये निकालती चली जाएगी अगर लोग शांत नहीं हुए तो। उसने बताया था ना ये लोगों की सोच की वज़ह से होता है हाँ, और ये निकालती चली जाएगी, सबके ऊपर आके पड़ेगा इसका इम्पैक्ट। ओके। खैर जो भी है, तो तो डॉन कहता है कि पूछता है, अच्छा इसके हो आगे गया। वो कहता है कि हाँ, कहता है कि इस लेवल पे ना डिफरेंसेस कोई नहीं होते डिस्ट्रक्शन जब होती है। कह रहा है इस केस में हमें पूरा का पूरा प्लैनेट हील करना पड़ता है और मैम उस हीलिंग की वजह से ही हुआ था कि ये जो नागासाकी में जो लोग ऐसे अपंग वगैरह, क्योंकि मैम जिनका तो पैदा होना था उनका तो चल ही रहा था तब। हाँ, क्योंकि ये अपंग वगैरह जो पैदा होने शुरू हुए ना कि मैम उनकी हीलिंग भी मैम बहुत बहुत कम टाइम में मैम हो गई थी। अदरवाइज़ इसका इम्पैक्ट ऐसा होता है ना कि लोगों को हज़ारों-हज़ारों साल तक ना निकल पाएँ लोग इससे बाहर। ऐसा इम्पैक्ट होता है इसका। इन्होंने पर पूरे प्लैनेट को हील किया था। जो लोग हुँ, वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब में मरे, हुँ। वो पुनर्जन्म हो दुनिया के किसी भी हिस्से में ले सकते हैं ना? जरूरी तो कि हाँ, नहीं कि दोबारा जापान में ही लेंगे। नहीं, नहीं जापान में नहीं किया होगा ना उन्होंने। उन्होंने हो सकता है कि इसी प्लैनेट पे कहीं और ले लिया हो या किसी और प्लैनेट पे कहीं और ले लिया हो। तो अभी तो रा कह रहा है कि 81 तक अभी तक उनकी हीलिंग चली रही है। तो इसका हाँ, मतलब उन्होंने अभी तक भी पता नहीं जन्म लिया है कि अभी तक नहीं हील ही लिया। हो। अभी हीलिंग चल रही है, अभी जन्म नहीं लिया उन्होंने। हाँ, वही तो देखो मैं मैम कह हीलिंग का कम टाइम लगता है जबकि कोई आदमी नॉर्मल सिनेरियो में मरा हो। अब किसी को अच्छा, गोली लग के मारा है, कोई ऐसे मारा है, एक्सीडेंट में मर गया, कोई इस तरीके की वॉर में मर गया या मतलब कुछ बॉम्ब-वॉम्ब फट गया, कुछ हो गया। तो मैम उस केस के अंदर पता है क्या होता है? उस केस में लगता है हीलिंग आत्मा की हीलिंग को लंबा टाइम। उस केस में अच्छा, उसके लिए थोड़ी-सी दिक्कत होती है। लेकिन ख़ैर ये है ही कलाकार सारे ये बैठते हैं फिर वहाँ पे, करते हैं सारी चीज़ें। ठीक है। तो डॉन पूछता है कि मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई एंटिटी, अगर कोई एनर्जी हिरोशिमा नागासाकी के वक्त हार्वेस्ट के मतलब उसका हार्वेस्ट होने वाला हो, उसका लास्ट साइकिल हो, मतलब एट द एंड ऑफ आवर साइकिल, हमारे साइकिल खत्म होने के टाइम पे कोई एंटिटी हो जिसका हिरोशिमा नागासाकी के टाइम हार्वेस्ट होना हो, तो न्यूक्लियर बॉम्ब से उसके मरने पे क्या उसका हार्वेस्ट फिर भी होगा साइकिल के खत्म होते तक? ये पूछना चाह रहा था मैं। हाँ, तो राइस का जवाब कहेगा कि नहीं, ये गलत है जो तुम बोल रहे हो। कह रहे एक बार उसकी हीलिंग हो गई। अब मैम ये ज़रूरी नहीं है ना, हो सकता है जो उस टाइम पे मरे हों हमारे प्लैनेट पे अभी पैदा हो चुके हों। तो हाँ, 2022 में तो इकट्ठा हो गए हों प्लैनेट पे और हो हाँ, सकता है उन लोगों ने अपनी कोई ऐसी जगह ले ली हो जहाँ पे वो अब शांति से बैठे हुए हों। ठीक है? वो ज़्यादा किसी से वो नहीं कर रहे। तो कह रहे कि ये तुम गलत कह रहे हो। कह रहे एक बार हीलिंग हो गई ना, क्योंकि उसकी हार्वेस्ट होनी है, चाहे वो इस प्लैनेट पे हो या किसी और प्लैनेट पे हो। कह रहा हम उसे वहाँ पे जन्म दे देते हैं और वहाँ पे जब वो जन्म लेता है, फिर वहाँ से फिर वो आगे निकलता है अपनी 4th डेंसिटी को कंप्लीट करने के लिए, ताकि वो 4th डेंसिटी में जा सके। कह रहा है हालाँकि हम तुम्हें ये भी बता दें कि जब भी इस तरीके का इवेंट होता है ना या इस तरीके का बॉम्ब वगैरह ब्लास्ट होता है, तो जो तुम्हारा प्लैनेट है ना वो पूरा का पूरा हीलिंग में जाएगा, जाता है। कह रहे क्योंकि तुम्हें तो लगता है लोग विक्टिम है। कह रहे विक्टिम तुम्हारा प्लैनेट भी है, दोनों हैं विक्टिम इस केस में। कह रहा है हाँ, हमारे लिए कोई डिस्टिंक्शन नहीं है एक विक्टिम और एक अग्रेसर में। कह रहा हम तो दोनों को ही लेके चलते हैं एक साथ ही। कह रहे दिस इज़ ड्यू टू द डैमेज डन टू द प्लैनेट। कह रहा हमारे लिए दोनों ही बराबर हैं इस वक़्त।
एक तो वो जिसने किया है और एक वो जिसके साथ हुआ है, ये दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जिसने किया है उसको भी हीलिंग देते हैं। मैम देखो अब उसने उसने तो ठीक है, उसको तो मज़ा आ रहा था करने में, उसने तो कर हाँ, दिया, उसको पता थोड़ी ना, और हो सकता है उसे पता भी हो कि इस लेवल पे जाके करेगा इम्पैक्ट, हो सकता है उसको पता हो, लेकिन क्या करे, ऑर्डर है, करना ही पड़ेगा, करो। और जब किया, तो उसके बाद फिर ये देखो। और मैम जो अग्रेसर करता है ना, अभी देखना आगे जाके उसका क्या हाल होता है। बताएगा ना सब कुछ खोल-खोल के, जिसने किया है वो उनके सबके बारे में बताएगा, कौन क्या किसका क्या-क्या होता है। जॉन पूछता है कि ये प्लैनेट की हीलिंग कैसे होती है, ये मैकेनिज्म जरा समझाएंगे। हाँ, तो इसमें वो कहता है कि हीलिंग का देखो दोस्त एक ही तरीका है, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस एंड इफ पॉसिबल रेस्टिट्यूशन, यानी पश्चाताप करना। The restitution not being available in time space. There are many among your people now attempting restitution while in the physical. कह रहा है इसका इम्पैक्ट जो पड़ा है ना, इसका इम्पैक्ट क्योंकि प्लेनेट को वो करना था, हील करना था, तो हम लोगों ने ऐसे लोग भेजने शुरू कर दिए यहाँ पे जो पश्चाताप कर रहे हैं तुम्हारे यहाँ पे। वो पश्चाताप देख के तुम्हारी अर्थ भी पश्चाताप कर रही है कि देख रही है उनका पश्चाताप, और वो अपना प्यार उन पे डाले जा रही है, डाले जा रही है, डाले जा रही है। कह रहा है, उससे वो खुद ही हील होना शुरू हो जाती है। ये अच्छा। कह रहा है हीलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टेंस फॉरगिवनेस। कह रही फिर वो माफ भी करती है उन्हें, वो माफ भी करती है कि तुमने ये कर दिया गधे बच्चों, नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। हीलिंग मतलब धरती की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि वो लोग, हीलिंग उनकी तब होती है कि जब वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, उन लोगों को फॉरगिव कर देते हैं जिन्होंने किया, और अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करते हैं। मेरे को हाँ तो यही समझ में आ रहा है। हाँ, तो मैम आप देख लो ना, पश्चाताप देख लो ना, ओपनहाइमर और आइंस्टाइन ने ये बनाया था, कैंसर से मरे हैं वो, हम्म। दोनों कैंसर से Restitution मरे। not being available in time space. There are many among your people now attempting restitution while in the physical. और आज भी आपके धरती पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाँ अपने कर्मों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं। करेक्ट, जो दुख दर्द झेल रहे हैं ना, वो सारे के सारे वो पश्चाताप ही है आप लोगों का। ये बोला उसने। तो फिर वो पूछता है कि अपने शरीर में आके पश्चाताप कैसे कर रहे हैं ये लोग। अब मैम देखने पश्चाताप आपको लगेगा कि हाँ जी ये सारी चीजें हैं, लेकिन पश्चाताप का मतलब क्या है वो यहाँ पे ये बता रहा है। कह रहे दीज अटेम्प्ट फीलिंग्स ऑफ लव टुवर्ड्स द प्लैनेटरी स्फीयर एंड कंफर्ट एंड हीलिंग ऑफ द स्टार्स एंड द इम्बैलेंसेस ऑफ दीज एक्शन। वो कह रहा है ये जो लोग होते हैं ना, जो पश्चाताप कर रहे होते हैं, जैसे ही वो बम फटता है ना, तो उससे जितने भी लोग ये सेवा भाव और ये वो सारी चीजें कर रहे होते हैं और अपनी फीलिंग्स दे रहे होते हैं अर्थ को, क्या है यार अर्थ के साथ क्या हो गया हमारी, क्या किया इन लोगों ने। फिर वो जो कंफर्ट, वो जो हीलिंग, वो जो उनके दिल से निकल रहा होता है ना, जो उसके घावों को भर रहा होता है, उस अर्थ के घावों को भर रहा होता है, ये है जो बैलेंस क्रिएट करता है उस इम्बैलेंस को, क्योंकि उन्हें दुःख हो रहा होता है अपनी धरती के लिए। अब मैम यहाँ से बैठे हुए अगर लोगों को, यूक्रेन के लोगों के लिए और ये जो बमबारी दोनों तरफ से चल रही है, अगर आप लोगों को दुःख नहीं हो रहा है ना उन लोगों के लिए, तो शायद मैम हो सकता है कि हमारे अंदर हो ऐसा, हो सकता है ये हमारा पश्चाताप हो, ये दुःख होना चाहिए तुम लोगों को उनके लिए। कैसे बेचारे इधर से उधर भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। यहाँ तो क्या है, यहाँ तो बम मारो एक-दूसरे को, क्या है? बचपना चल रहा है, हमें तो ऐसा लगता है मैम देखने के लिए बचपना लग रहा है ये हम लोगों को इनका। सुनने में तो ये आया है कि वो नकली वॉर है, वहां पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। मैम सुनने में तो मैम बहुत कुछ आता है। हम सुनी-सुनाई वहाँ के खैर वीडियोस वैसे देखे हैं कुछ लोगों के, तो खैर एनीवे लेट्स नॉट डिस्कस दैट। तो अगला नहीं, सवाल ये है हाँ, कि हेलो। यूएफओ फिनोमेना जब लोगों को दिखाया गया, लोगों को उस बारे में बताया गया, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनका ईटीज के साथ कांटेक्ट हुआ, या उन्होंने यूएफओ देखा या स्पेसशिप देखी। बहुत सारे लोगों ने टेलीपैथिक कम्युनिकेशन यूएफओ एंटिटीज के साथ रिकॉर्ड की कि हमारी उनसे हमको उनके मैसेजेस आए, या हमारी उनसे बात हुई। तो ये जो ओरिएंटेड टू इम्प्रेसिंग टर्म, तो क्या ये कॉन्फेडरेशन कर रही थी, जो यूएफओज में इंटरेस्ट ले रहे थे, तो क्या ये कॉन्फेडरेशन उन लोगों को टेलीपैथिक मैसेजेस भेज रही थी? तो रा कहते हैं हाँ, ये तुम सही सही कह रहे हो। कह रहे ऑल्दो सम ऑफ आवर मेंबर्स हैव रिमूव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम द टाइम स्पेस यूजिंग थॉट फॉर्म प्रोजेक्शंस इनटू द स्पेस टाइम
and have chosen from time to time with permission of the council to appear in your skies without landing. अब मैम देखो जो अभी हमारे ग्रुप में भी और बाकी बहुत सारे ग्रुप हैं उनके साथ क्या हो रहा है इन दिनों, उसका जवाब है ये। वो कह रहे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कह रहे कि हम लोगों ने हालाँकि अब वैसे तुम्हारे सामने तो आना बंद कर दिया है, मतलब जैसे टाइम स्पेस होता है ना, मतलब वक़्त के वो तुम्हें थॉट फॉर्म प्रोजेक्शंस वगैरह, कह रहे उसको हम लोगों ने कम कर दिए हैं तुम लोगों को देने, जिसको तुम टेलीपैथी बोलते हो। कह रहे लेकिन हमें क्योंकि कन्फेडरेशन से, काउंसिल से अप्रूवल मिल चुका है, कह रहे इसलिए हम तुम्हारे आकाशों में लाइट बन के नज़र आने लग गए हैं अब। हम मूव करते हुए नज़र आएँगे तुमको। ये अप्रूवल हमें मिल चुका है। हाँ, तो आप लोगों को जो दिख रहा है, वो यही दिख रहा है। अच्छा। तो इसका मतलब जो लैंडिंग्स हुए हैं, बट मतलब आप लोगों के मैम स्पेसक्राफ्ट, इसमें भी मैम इसमें भी एक कैविएट है, वो ये है कि जब तक आप माँगोगे नहीं, मेडिटेशन करके आप अपने मेडिटेशन के थॉट में जाके इन्हें ढूँढोगे नहीं, इन्हें इन्हें बोलोगे नहीं कि हमें मिलना है तुमसे हमारे भाइयों, हमें मिलना है तुमसे, तब तक नहीं आएँगे तुम्हारे आकाश में ये। क्योंकि अच्छा, क्रिएटर की कॉल होती भी है, फ्री विल है, तेरी इच्छा है, तू माँग ना। कोई वो ज़बरदस्ती आ गए तेरे पास, तो फिर दिक्कत है। लेकिन अच्छा, एक बार लेट्स कॉन्टैक्ट मूव एस्टेब्लिश हो अहेड। जाता बहुत लंबे है। वीडियोस हो जाते हैं, लेट्स मूव अहेड। हाँ मैम। थोड़ा लेट्स कीप इट शॉर्ट, बिकॉज ये ऑलरेडी 2-4 कमेंट्स आ चुके हैं कि वीडियोस बहुत लंबे हैं, इनको शॉर्ट में बनाओ। तो लेट्स जस्ट कीप इट टू द ट्रांसलेशन। बाकी डिस्कशन तो हम लोग ग्रुप में कर ही लेते हैं। अच्छा, देन आर ऑल ऑफ द लैंडिंग्स हैव देयर सो द लैंडिंग व्हेन आइजनहोवर वाज ऑर्डर। तो क्या ये जो लैंडिंग्स हैं, आइजनहावर का जो कांटेक्ट हुआ था उसको छोड़ के, क्या ओरायन ग्रुप के भी ऐसे ही होते हैं? तो रा कहता है कि हाँ, कुछ आइसोलेटेड इंस्टेंसेस में ऐसा हुआ है कि ओरायन ने भी लैंडिंग किया तुम्हारे यहाँ पे। कह रहे लेकिन हाँ, ये जो तुम आइज़नहावर वाला कह रहे हो ना, हाँ, ये भी करेक्ट है। दोनों चीज़ें करेक्ट हैं। अच्छा, तो is it necessary if an entity was considered to do some of these entities commit? तो जो कांटेक्ट में आते हैं, मतलब उनका स्पेसक्राफ्ट ओरायन का आने के बाद, जैसे वो ओरायन को बुलाते हैं और उनका स्पेसक्राफ्ट आता है, तो वो लोग क्या, they are not calling that group? Is it necessary if the entity was considered one of the landings to be calling? क्या उनको बुलाना पड़ता है कि वो खुद आते हैं? क्यों नहीं, वो ये कह ओरायन रहा है उनको कि कांटेक्ट कैसे इसमें कह रहा करता है है? कहता है कि क्या वो इस सवाल में वो ये कह रहा है, क्या ये नेसेसरी है कि जो भी अगर मान लो ओराइन की लैंडिंग हो रही है या क्या कहते हैं ओराइन की कॉलिंग हो रही है यहाँ से, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि सम ऑफ डू और डू सम दो दे आर नॉट कॉलिंग द ग्रुप, हाँ, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो ओराइन को ना कॉल कर रहा हो, उनके सामने भी आ जाएँगे? हाँ, मतलब क्या जैसे ऐसा भी हो सकता है? कॉन्फेडरेशन को कॉल कर रहा है लेकिन ओरायन आ गया, ऐसा? हाँ, ऐसा भी हो सकता है किसी-किसी केस में। तो अब यहाँ पर रा उसकी डेप्थ बताएगा। जैसे ये सवाल आप हमसे बहुत लोगों ने पूछा है ये सवाल और ये अच्छी बात है ये सवाल आ गया यहाँ पे। तो वो ये कहता है कि तुम्हें ना इस फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव सोच की गहराई को समझना पड़ेगा पहले। कह रहे एक बार थर्ड डेंसिटी का जब जैसे वो विंडो खुलती है ना, एक बार वो वहाँ पहुँच गया, मतलब ओरायन ग्रुप, तो वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। कह रहे वो एक बार घुस गया उसके अंदर से, ये तो घुस के वो कहीं पर भी जा सकता है। कह रहे लेकिन ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर, उस सब्जेक्ट या उस विक्टिम के ऊपर कि उसकी पोलैरिटी क्या है। अगर उसका पूरा झुकाव ही कन्फेडरेशन और क्रिएटर की तरफ है ना, तो ओरायन अगर आ भी जाए ना उसके सामने, तो भी वो यही कहेगा, "अरे वाह! कन्फेडरेशन आ गई।" कह रहा है इस वजह से वो डिपोलराइज़ हो जाते हैं उसी टाइम पे। तो कहता है यार हम इन्हें दे तो दें कैसे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, ये तो पूरा ही उस डायरेक्शन में झुकाव है इसका। कह रहा है दिस इज़ ड्यू टू द सिंसियर बिलीफ ऑफ फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव दैट टू लव सेल्फ इज़ टू लव ऑल। कह रहे क्योंकि उनका सोचना ये है, ओरायन ग्रुप के जो थॉट तरीका होता है, उनका सोचना ये होता है, यार हमने अपने बारे में कर लिया ना, दूसरों का तो हो ही जाएगा। उनका सोचना ये होता है। कह रहा है ईच अदर सेल्फ व्हिच इज़ thus either taught or enslaved thus as a teacher which teaches love of self. Exposed to this teaching, it is intended that there be brought to fruition and harvest of four density negative or self mind body spirit complexes. कह रहा है लेकिन जिसकी सोच उससे मिलती होगी ना, वो उसी को एनस्लेव करेगा और उसी को अपनी चीज़ें सिखाएगा। कह रहे उसको जब वो सिखाता है ना, तो वो भी यही सोच के सिखा रहा होता है कि भाई मुझे भी अपनी फोर्थ डेंसिटी के लिए अपनी नेगेटिव वाली हार्वेस्ट बनानी है, मुझे भी अपने लोग चाहिए उसके अंदर। लेकिन अगर वो गलती से किसी ऐसे आदमी के सामने आ गया ना जिसकी सोच पॉजिटिव है,
वो मतलब उसके सामने ओरायन का क्राफ्ट भी आ जाए, वो कहेगा अरे प्रभु धन्यवाद तूने भेज दिया कन्फेडरेशन के भाइयों को। कह रहा वो वहीं डिपोलराइज़ हो जाता है, फिर वहाँ से चला जाता है वो। कहता है वो वहाँ पे फिर टाइम वेस्ट नहीं करता अपना, कह रहा वो ऐसों को ढूँढता है जिनकी सोच उनसे मिलती-जुलती हो या कोई कन्फ्यूज़्ड हो। कह रहा उसको ढूँढेगा, लेकिन जिसने अपना सोच ही पूरी क्रिएटर की तरफ झुका दी, कन्फेडरेशन की तरफ झुका दी, कह रहा वहाँ नहीं रुकता वो ज़्यादा देर, कह रहा वहाँ से निकल जाता है वो। कह रहा क्योंकि वो भी अपनी हार्वेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। हुँ। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि जो यूएफओ ग्रुप्स जो टेलीपैथिक कांटेक्ट करते हैं कॉन्फेडरेशन से, कॉन्फेडरेशन के जो यूएफओ ग्रुप्स हैं, हाई प्रायोरिटी टारगेट्स फॉर द ओरायन क्रूसेडर्स, तो ओरायन के जो लोग हैं वो उन्हें सबसे पहले टारगेट करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, या उन्हें क्या टारगेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? देखो मैम ओरायन ना खुल के इस प्लैनेट पे ऐसे नहीं मार सकता किसी को। वो यहाँ के लोगों का इस्तेमाल बेशक कर लेगा, वो नहीं मार सकता। अगर उसने ये किया, आज़ादी का उल्लंघन हो जाएगा, पूरी कन्फेडरेशन घुस जाएगी और फिर हो जाएगा युद्ध। ये नहीं हम्म। कर सकता वो, ये नहीं तो है उसके बस की। तो ये जब यहाँ पे कह रहा है प्रायोरिटी टारगेट्स फॉर द ओरायन क्रूसेडर्स, इसका मतलब क्या हुआ? मैम इसका मतलब वो अपनी टेलीपैथी के थ्रू तो दे सकता है इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग के अंदर, लेकिन अच्छा। वो ऐसे किसी को टारगेट नहीं कर सकता कि किसी को मार दे। अच्छा, तो ओरायन वाले टारगेट क्या करना चाहते, टारगेट करते हैं कॉन्फेडरेशन के ग्रुप्स को, उनको अपनी सोच टेलीपैथिक तरीके से देने के लिए, ये बोल रहा है वो? हाँ, अच्छा। अब जैसे तो मान लो क्या? आप आप बैठे हुए हो, ये हो सकता है अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करे आपको, लेकिन अगर आपका झुकाव क्रिएटर की तरफ है ना, आपको उसका प्रेम के एहसास है, तो मैम ये जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, ये आपका दिमाग पॉल्यूट ही नहीं कर पाएगा। और ऐसा नहीं है हमारे साथ नहीं हुआ ये, हमारे साथ भी हुआ है जब हम लोगों ने मेडिटेशन स्टार्ट की थी तो। तो पर हमें समझ में ओरायन आ ने तुम किताब पढ़ चुके ओरायन थे तो हमें आ गया कलाकार तू आ जा, हम तेरे को भी देख लेंगे। तो ओरायन के लोगों ने कितने ऐसे ग्रुप्स को इन्फ्लुएंस किया है कि उनकी सोच को गलत कर दिया, और ऐसे कितने लोग थे जो प्योरली कॉन्फेडरेशन का चैनल बन के रह गए, वो इन्फ्लुएंस नहीं हो पाए? ये पूछ रहा है डॉन। तो रा यहाँ पे ये कहता है कि देखो दोस्त ये है ना, इस इन्फॉर्मेशन को अगर हम तुम्हें देंगे ना, ये तुम्हारी आज़ादी का उल्लंघन हो जाएगा। तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे। कह रहे हैं कि और तुम्हारे यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, वो भी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। कह रहे हम नहीं चाहते कि हम तुम्हें कन्फ्यूज़ करें। कह रहे कि वी कैन ओनली आस्क ईच ग्रुप टू कंसीडर द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ फिलॉसफी एंड योर सो कॉल्ड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। इट इज़ नॉट द स्पेसिफिसिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन व्हिच अट्रैक्ट्स नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। इट इज़ द इम्पोर्टेंस प्लेस्ड अपॉन इट। कह रहे अगर तुमने ओरायन के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश की, कहता तो ही आएगा तुम्हारे पास। अगर तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगने लगी, तो तुम ये ऐसे चाहते हो कि हाँ, हमें भी इस नेगेटिव टाइप की सोच चाहिए। हमें मज़ा आता है इस टाइप की सोच में। मैम ये सोच का खेल है पूरा। कह रहा है अगर तुमने उस तरीके की सोच पे इम्पोर्टेंस अगर अपनी डाल दी ना, तो ओरायन अपनी फिलॉसफी तुम्हें दे सकता है। कह रहा लेकिन अगर तुमने बेशक मैम इस किताब के अंदर भी आप लोग जान रहे हो ओरायन के बारे में सारी चीज़ें, लेकिन अगर आपका झुकाव क्रिएटर की तरफ है ना, तब भी हाँ, ओरायन कुछ नहीं कर सकता आपका, कुछ भी नहीं कर सकता वो। कह रहे दैट दैट मतलब इज़ व्हाई वी ओरायन के बारे मेडिटेट। में ज्यादा सोचो मत, वो क्या करता है क्या नहीं करता उस बारे में कुछ ज्यादा अरे उसे सोचने करने की या जानने की कोशिश मत करो, कॉन्फेडरेशन पे फोकस करो, मतलब ये है। मैम कॉन्फेडरेशन पे नहीं, क्रिएटर पे फोकस करो। अगर आप क्रिएटर पे हाँ, फोकस करोगे कॉन्फेडरेशन में तो ऑटोमैटिकली झुकाव हो जाएगा आपका। ओके। वो कह रहा है कि देखो ये ओरायन कोशिश कोशिश मैम देखो ओरायन की पोलैरिटी नीचे जाती है, आप समझ नहीं रहे हो। उसकी वो अपनी पोलैरिटी उसको भी लूज़ करने का डर रहता है कि अगर वो किसी ऐसे आदमी के सामने आ गया ना जिसकी पॉज़िटिव सोच हो, तो वो प्रेम प्यार से उससे बात करता रहेगा, वो भी जाके कन्फ्यूज़ हो जाता है वहाँ जाके कि यार मैं ही कन्फ्यूज़ हो गया। फिर उसे बाद में रीग्रुप करना पड़ता है कि मैं अपनी पावर्स वापस लाऊँ। ये खा गया मेरे को 2 मिनट में, ऐसा हो अच्छा। जाता है उसके साथ। फिर वो आगे बताता है दिस इज व्हाई वी आइटरेट क्वाइट ऑफन व्हेन आस्क्ड फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट इट फेल्स टू insignificant just as the grass withers and dies while love and light of the one infinite creator redounds to the very infinite realms of creation forever and ever creating itself in perpetuity। कह रहे हैं कि तभी हम तुम्हें कह रहे हैं ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमसे मत मांगो दोस्त, इनका कोई महत्व नहीं है। कह रहा तुम बिल्कुल एक ऐसे हो कि तुम्हारे ऊपर अगर मान लो किसी ने घास डाल दी हो ना, जो तुम्हारे ऊपर रहनी होगी उस रचयिता की रोशनी, कह रहा वो तुम पे रह जाएगी। कह रहे बाकी पूरी घास इधर इधर गिर जाएगी तुम्हारे ऊपर से।
तुम उस डायरेक्शन के ऊपर फोकस करने की कोशिश करो, अगर कर सकते हो तो। कह रहे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। कह रहे व्हाई देन बी कंसर्न्ड विद द ग्रास दैट ब्लूम्स, withers and dies in its season, only to grow once again due to the infinite love and light of the one infinite creator. This is the message we bring. Each entity is only superficially which that blooms and dies. In the deeper sense, there is no end to beingness. ये कह रहा है वो। कह रहा है दोस्त, जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे काम की नहीं होगी ना, वो तुमसे हट जाएगी। जैसे घास उगती है, फैलती है, फिर मरती है, फिर जन्म लेती है और फिर उस रचयिता की रोशनी को और उसके प्रेम की तरफ निकलती चली जाती है। कह रहा है ये मैसेज लेके आए हम तुम्हारे पास। कह रहे कि हर एंटिटी, चाहे वो जब वो पैदा होती है, बड़ी होती है, मरती है, कह रहे वो फिर आगे निकलती है और फिर आगे और अनुभव लेती है। कह रहा है कि इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं डीपर सेंस में अगर तुम समझोगे ना कि तुम्हारा कोई अंत नहीं है, तुम्हारे अनुभवों का कोई अंत नहीं है। तो ये यहाँ डॉन पे आके टच कर जाता है भाई बॉडी, यहाँ पे आके टच कर जाता है राह। तो डॉन कहता है कि जैसे कि आपने कहा कि रास्ता बिल्कुल सीधा है और पतली पगडंडी पकड़नी है, पर रास्ते में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। मतलब डिस्ट्रैक्शंस को क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे? मतलब डिस्ट्रैक्शन को हिंदी में बोलेंगे कि कंफ्यूजन वगैरह बहुत आएगी। अवरोध। हाँ, अवरोध। हेलो। हम बैरियर्स बना दो। हाँ, तो अवरोध है। अच्छा, जो भी अवरोध, मतलब मेरे को अवरोध, ओके, आई डिस्ट्रैक्शंस मतलब कि सामने फोकस करने के बजाय इधर उधर ध्यान भटकना। तो डॉन कहता है कि आई प्लान टू क्रिएट एन इंट्रोडक्शन। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि लॉ ऑफ वन बुक जब शुरू होगी तो मैं उसके इंट्रोडक्शंस में 75,000 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाई पॉइंट्स, उनके बारे में पहले बात करूं और कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवाल आगे के फ्यूचर को लेके, और लॉ ऑफ वन को इंट्रोडक्शन, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन के बाद मैं सीधे मेन सब्जेक्ट पे पहुंचूं, जिसका मतलब है कि लोगों को ये समझाना, जो लोग समझना चाहते हैं, that can allow them to greatly, जो लोग एवोल्यूशन स्पीड करना चाहते हैं कि जल्दी असेंड हो, तो वो लोग लॉ ऑफ वन को ठीक से समझें। तो पहले इंट्रोडक्शन में वो 75,000 साल के ये मेन पॉइंट्स को कवर करके उसके बाद मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि एवोल्यूशन को कैसे जल्दी करना है। आई एम वेरी अप्रिशिएटिव एंड आई फील इट ग्रेट ऑनर, और मुझे ऐसा करने में बहुत खुशी और हो रही है, मतलब इज्जत महसूस हो रही, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज। वो कह रहा है कि हमें गर्व और कहते हैं प्रिविलेज, मतलब कुछ भी कह लो, मतलब इस गर्व काम के महसूस लिए हो रहा मैं है। चुना गया, ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा एक सवाल है जो कार्ला ने पूछा था, तो मैं उसकी तरफ से पूछ रहा हूँ कि आप बहुत सारे एनर्जी ब्लॉकेजेस एंड ट्रांसफर्स, पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हो, जो सेक्स करते वक्त लोगों के बीच में होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्शंस। लेकिन क्या आप समझा सकते हो कि ये ब्लॉकेजेस और एनर्जी ट्रांसफर्स व्हाट एन इंडिविजुअल, जो इंसान लॉ ऑफ वन समझना चाहता है पॉजिटिवली, मतलब सर्विस टू अदर्स के हिसाब से, तो उस हिसाब से उस चीज को, मतलब सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर एंड ब्लॉकेज को आप समझा सकते हो क्या? आई होप आई गॉट द क्वेश्चन राइट, माय गॉड। मैम हाँ, वो ये कह रहा है कि देखो सेक्सुअल एनर्जी जो होती है ना, जो यूजुअली सेक्स करते हुए होती हैं ब्लॉकेजेस, कहते हैं उसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लॉकेजेस होती हैं। कहते हैं कि आप उसकी, मैम अब पता है ये किस चीज़ में चले जाएगा, लेकिन हम घुसना नहीं चाहते थे इस टॉपिक में, चलो कोई नहीं, लेकिन अब उसने पूछ ही लिया तो बता ही देते नहीं, हैं। एक मिनट, मेरे को मैंने ये सोचा कि सेक्सुअल एनर्जी मतलब सेक्स करते वक्त उल्टा ब्लॉकेजेस खुलते हैं,
ब्लॉकेजेस मैम होते खुलते कैसे हैं? नेगेटिव भी हो सकते हैं मैम, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकती है। वो यही चीज़ पूछ रहा है कि वो ब्लॉकेजेस कैसे खोली जा सकती हैं या वो ब्लॉकेजेस कहाँ-कहाँ होती हैं? आप हमें बता सकते हो? हम्म। तो रा कहता है कि हाँ, ये पार्शियली पॉसिबल है, हम तुम्हें थोड़ा बहुत तो बता सकते हैं। हालाँकि हमने तुम्हें पहले भी थोड़ा-सा अंदाज़ा दिया था इस चीज़ का। कहते हैं कि लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया तुमने। मैम है ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन, अब बताओ इसको। हम हमें हमें भी शर्म सी आ रही है बोलते हुए, लेकिन चलो कोई नहीं, अब बोल ही लेते हैं जो भी इसने जवाब दिया है। तो वो कह रहा है कि जो पहला एनर्जी ट्रांसफर है ना, वो है तुम्हारा रेड रे कॉम्प्लेक्स, जो रूट चक्र होता है जो तुम्हारा। हम्म। कह रहा है कि यहाँ से रैंडम ट्रांसफर हैविंग टू डू विद ओनली द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कह रहा है कि जो तुम्हारे मैम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोलेंगे अब हिंदी में? जो जो अंग इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं मैम, हम ऐसे ही बोल गुप्त देते हैं बस। अंग। हम हमें हाँ, गुप्त अंग जो भी हैं तुम्हारे वो। गुप्त तो वैसे हैं ना, वो बाहर जाओगे यहाँ पे इन डेंसिटीज़ में, वहाँ पे कुछ गुप्त-वुप्त नहीं है, वहाँ पे सब नहीं, कुछ ओपन एक है। मिनट, यहाँ पे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहा है, जेनिटल्स की बात नहीं कर रहा है। हाँ, मतलब जो भी है मैम, हमें पता नहीं, जो भी वो बोल रहा है, ठीक मतलब है? बच्चा तो पैदा करने के जो पेट के अंदर जो चीजें होती हैं, जैसे मैम हो गर्भ हो सकता है, गया, मैम हो सकता उसकी है अब। उसकी बात खैर कर रहा जो है। भी है मैम, ये तो लंबा खिंच जाएगा, 2 ही पेज बचे हैं मैम, फटाफट खत्म करते हैं इसको हम तो मेन इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। खैर, तो वो ये यहाँ भी पे कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पहले है सबसे ब्लॉक्स खोलने के लिए। मैम हो सकती है इम्पोर्टेंट है मैम, थोड़ी-सी शर्म सी आ रही है मैम एक्चुअली ना इसके ऊपर बोलते, पता नहीं क्यों आ रही है। जनरली मेरे को आती नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आ रही है, खैर छोड़ो। जो भी है, क्या कहते हैं, वो कह रहा है कि सबसे पहली ब्लॉकेज जो होती है, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, ये रेड रे कॉम्प्लेक्स से होती है, मतलब नीचे से वो ऊपर जानी शुरू करती है ये। हम्म। कहते हैं कि ये होती है जहाँ पे तुम्हारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मतलब जो भी अंग है तुम्हारे, उसको कह लो आप। कहते हैं हम्म। कि ऑरेंज और येलो रे अटेम्प्ट टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स क्रिएट फर्स्टली अ ब्लॉकेज इफ ओनली वन एंटिटी वाइब्रेट्स इन दिस एरिया, thus causing the entity vibrating sexually in this area to have a never ending appetite for this activity। तो जिन लोगों की ब्लॉकेज, मतलब ये नीचे से देखो रूट से तो शुरू होती है, जिनकी ब्लॉकेज ऑरेंज और येलो, मतलब इसके ऊपर वाले जो होते हैं ना, जिनको बोला जाता है सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस, कहते हैं हम्म। जिनकी जिनकी ब्लॉकेज होती है ना यहाँ पे, कह रहा है उन्हें हमेशा इसकी सेक्स की नहीं नहीं भूख नहीं लगी। नहीं नहीं नहीं, वो ये यही कह बोल रहा रहा है है। मैम। वो ये कह रहा है, यही एक मिनट एक मिनट, रेड के बाद वहां से जो शुरू होती है ब्लॉकेजेस खुलना या वाइब्रेशन, उसके बाद हाँ, जब ऑरेंज और येलो पे जाती है, हाँ, तो वो वहां पे सेक्सुअल एपेटाइट या इंटरकोर्स की फीलिंग जब क्रिएट करती है, अगर दोनों हाँ, में से सिर्फ एक ही इंसान सेक्स करना चाहता है और दूसरा हाँ, नहीं करना चाहता, कर तो जो हाँ, इंसान सेक्स करना चाहता है उसकी हाँ, तरफ जो भूख है सेक्स की, वो कभी खत्म, हाँ, कभी नहीं खत्म होती, क्योंकि सामने हाँ मैम, वाले ने तो इस सामने वाले को हाँ, सेक्स नहीं करना, तो उसने एक सबकॉन्शियसली ब्लॉक क्रिएट कर दिया है। तो वो करेक्ट। जो एनर्जी एक्सचेंज है, वो सबकॉन्शियस लेवल या सोल लेवल पे नहीं हो पा रहा। इसका मतलब कि जब आप इसके प्यार दोनों करते हो, हुँ, हुँ, समझा लेने तो मुझे, जब आप हुँ, प्यार करते हो, व्हेन यू आर मेकिंग लव, जब दोनों अपनी मर्जी से, खुशी से और पूरे प्यार से इसको करते हैं, तब ये भूख एक तरह से खत्म हो जाती है। तब ये शारीरिक भूख नहीं रहती, तब ये प्यार वाली एक डिवाइन लव कह लो या वो वाली होती है। लेकिन अगर जैसे कि रेप होते हैं या आमतौर पे शादियों में होता है कि बीवी को नहीं करना पति को करना है, या पति को नहीं करना बीवी को करना है, तो जिस इंसान को करना है उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूरा तन मन से नहीं हुआ है, सिर्फ तन से हो रहा है। मन उसमें हार्ट चक्र इन्वॉल्व नहीं है। What these vibratory levels are अब seeking देखो is green ray activity. हाँ, मैम देखो ये होता है कि एक्चुअली ये जाता ग्रीन रिएक्टिविटी की तरफ है। मैम होता क्या है ना कि बताइए। देखो मान लो एक ने मना कर दिया, दूसरे का मन है, तो जिसका मन है ना उसको जब वो चीज़ नहीं मिलेगी तो वहाँ हो जाएगी ब्लॉकेज। इस वजह से हो जाती है ब्लॉकेज। हम्म। इसकी वजह से वो कह रहा है कि उसकी भूख बढ़ती चली जाती है। हम्म। क्या कि होता क्या है ना कि व्हाट व्हाट दीज़ वाइब्रेटरी लेवल्स आर सीकिंग इन ग्रीन रे एक्टिविटी। फिर वो जाना चाहती है दिल की तरफ, दिल का सैटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं ना वो। फिर वो हम्म। वहाँ की तरफ जाना चाहती है।
there is a possibility of orange or yellow ray energy transfer, this being polarized towards the negative, one being seen as object rather than other self, the others be seeing itself as a plunderer or master of the situation. लोग कह रहे हैं इसकी वजह से जो लोग इसमें फंस जाते हैं ना, ऑरेंज और येलो वाले में फंस जाते हैं, कह रहे हैं कि उनके साथ ना ये हो जाती है कि नेगेटिव एनर्जी की तरफ निकल जाती है। फिर ये कह रहे इसलिए दूसरे वाले इंसान को वो ऑब्जेक्ट की तरह देखने लग जाते हैं, ना कि ये मैं ही हूँ सामने वाला, ये मैं ही हूँ, इसका अनुभव कुछ और है, मेरा अनुभव कुछ और है, लेकिन हम दोनों एक ही हैं। कह रहा है वो नहीं देखता, इसकी वजह से वो नेगेटिवली ओरिएंटेड हो जाता है और वो सामने को ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगता है। इस वजह से वो ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो सिचुएशन का मास्टर बनने की कोशिश करता है जबरदस्ती। द अदर्स कोशिश सीइंग भी करता है वो खुद को उस सिचुएशन का कंट्रोलर और मास्टर महसूस करता है कि ये मेरे कंट्रोल में है, ये मुझे ऐसा चाहिए तो ऐसा ही होगा। करेक्ट कह रहा है हाँ, मतलब वो बेसिकली वो ब्लॉकेज की वजह से वो अपने आप को ना मास्टरी दिखाने की कोशिश करता है कि हाँ, मतलब सामने वाले को स्लेव समझना और खुद को वो समझना, उसका मास्टर समझना, वैसी वाली फीलिंग डेवलप होनी शुरू हो जाती है। कहते हैं कि थर्ड रे, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। थर्ड रे हो गई आपकी येलो रे। हाँ, वो कह रहा है कि फर्स्ट इफ बोथ वाइब्रेट इन थर्ड रे, कह रहा है अगर दोनों लोग ही दोनों पार्टनर अगर थर्ड रे में वाइब्रेट कर रहे हैं, कह रहा है देयर विल बी अ म्यूचुअली स्ट्रेंथनिंग एनर्जी ट्रांसफर। कह रहा है अगर दोनों ही येलो उसमें है ना, तो कह रहा है दोनों की एनर्जीज ना स्ट्रेंथ बनाती चली जाती हैं। फिर कह रहा है द नेगेटिव और फीमेल एज यू कॉल इट, ड्रॉइंग द एनर्जी फ्रॉम द रूट्स ऑफ द बीइंगनेस अप थ्रू द एनर्जी सेंटर्स, दस बीइंग फिजिकली रिवाइटलाइज। जो फीमेल होगी, कहते हैं इस केस में वो जो फीमेल होगी ना, वो एनर्जाइज्ड हो जाएगी, वो वाइटलाइज हो जाएगी। ठीक है, तब पॉजिटिव और मेल, क्योंकि यहाँ पे मैम नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे इन दोनों को भी ना पोलैरिटी लेके चल रहा है वो। नेगेटिव द फीमेल, कह रहे वो और ज्यादा पोलराइज हो जाएगी, और ज्यादा एनर्जी आ जाएगी उसके अंदर। कह रहे द पॉजिटिव और मेल पोलैरिटी एज इट डीम्ड इन योर इल्यूजन फाइंडिंग इन इट्स एनर्जी ट्रांसफर एज इंस्पिरेशन which satisfied and feeds the spirit portion of the mind body spirit complex, thus both being polarized and releasing the excess of what which each has abundance by nature of intelligent energy. अरे यार बहुत लंबा है ये। That is in negative intuitive positive physical energies as you may call them. This energy transfer being blocked only if one of the both energies have fear of possession or being possessed, of desiring possession or desiring being possessed. मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे देखो अगर दोनों का ही येलो रूट ओपन हो गया, कहते हैं कि इधर से ये एनर्जाइज हो जाएगी और जो मेल है कह रहे वो ना थोड़ा सा इंस्पिरेशन और उस टाइप का सेटिस्फाइड टाइप का वो महसूस करेगा। कह रहा जो फीमेल होगी वो एनर्जाइज्ड हो जाएगी। कह रहे ये दोनों चीजें होती है। कह रहे लेकिन अगर इस केस में ऐसा हुआ कि दोनों में से एक का भी ब्लॉकेज हुआ, तो और नेगेटिवली इंट्यूटिव जो हो जाएगा ना, वैसा हो जाता है फिर उस इंसान के साथ। कह रहे उस केस में ऐसा भी हो सकता है, और वो इसलिए होता है कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों केस में ऐसा हो सकता है कि उनको ये डर रहता है कि यार ये मेरे को पोजेस कर रहा है, मतलब जबरदस्ती मेरे ऊपर करने की कोशिश कर रहा है। या तो फीमेल ऐसा सोच रही होगी, और कुछ केस में ऐसा नहीं केवल फीमेल्स के साथ होता है, मेल्स के साथ भी हो सकता है, ये किसी के भी साथ हो सकता है ये। मतलब कमिटमेंट फोबिक। हाँ, मतलब कमिटमेंट जैसे फोबिक एक हो को जाता चाहिए कमिटमेंट और दूसरे को नहीं चाहिए, है। उसके अंदर हाँ, भी ब्लॉक्स क्रिएट हो जाएंगे। हाँ, उसमें भी हो जाएँगे, और इस वजह से कहते हैं दोनों में ये हो जाता है, उन्हें डर बैठ जाता है उनके अंदर कि यार ये मुझे पॉसेस करने की कोशिश कर रहा है, क्या मैं इसकी चीज़ हूँ? एक आ जाती है ना दिमाग में चीज़, क्या मैं इसकी चीज़ हूँ? ये तो मुझे ऑब्जेक्ट की तरह वो कर रहा है ट्रीट। यार इस वजह से, और मैम उल्टा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि एक ये चाहता हो कि यार मैम कुछ लोगों को प्यार इस तरीके का भी पसंद होता है, अगर आप मूवीज़ वगैरह में देखोगे उन्हें चाँटे पड़ रहे हैं, थप्पड़ पड़ रहे हैं, सब कुछ पड़ रहे हैं, उन्हें मज़ा आ रहा है उसके अंदर ही। उन्हें उसी में मज़ा आने लग जाता है। वो इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि वो डिज़ायरिंग कर रहे हैं पोज़ेशन, और डिज़ायरिंग बीइंग पोज़ेस्ड, वो उनकी डिज़ायर हो जाती है वो। क्यों? क्योंकि उनकी वो जो एनर्जी सेंटर है थर्ड वाला, येलो वाला, कह रहे वो उनका ब्लॉक हो चुका होता है। इस वजह से होती है। इसके बाद थर्ड पे आता है, फोर्थ पे आता है। कह रहे द अदर ग्रीन रे पॉसिबिलिटी इज़ दैट ऑफ वन एंटिटी ऑफरिंग ग्रीन रे एनर्जी, the other not offering green energy of the universal love energy, this resulting in a blockage of energy for the one not green ray, thus increasing frustration or appetite, the green ray being polarizing slightly towards service to others. ठीक है,
इस केस में क्या होता है मैम, देखो अब ग्रीन रे में है ना, अगर दोनों के दिल खुले हुए हैं, दोनों के प्रेम वाला भी है, लेकिन उसमें से एक की डिजायर है कि मुझे ये चाहिए, दूसरे की डिजायर है कि मुझे ये नहीं चाहिए। कह रहा इस वजह से जिसको नहीं मिल रहा होता है ना, उसके अंदर भी ब्लॉकेज हो सकती है, उसके अंदर भी ब्लॉकेज आ सकती है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा या हो जाएगी, उसको उसकी भूख रहेगी, उसको फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वो। कह रहा इस वजह से वो ग्रीन रे बीइंग पोलराइज्ड स्लाइटली टुवर्ड्स सर्विस, तो वो क्या करता है, कह रहा है यहाँ से तो मिल नहीं रहा, वो दूसरों की सेवा भाव के रास्ते पे भी निकल सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं, क्योंकि वो हार्ट चक्रा में आ गया। अब नीचे के जो चक्रास है ना, वो सेल्फ दिखाते हैं, मतलब अपने अपने लिए सोचना। हार्ट एक चक्रा में मिनट, उल्टा हो जाता है, एक मिनट, हार्ट एक चक्रा में मिनट। उल्टा भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पे हम्म, उसने जब ये कहा, this resulting in a blockage of energy for the one not green ray, for the one not giving green ray or receiving green ray. मैम जिसका ग्रीन रे ओपन नहीं है, समझो इस पॉइंट को, जिसका ग्रीन रे हार्ट चक्रा ओपन नहीं है, हो ये भी तो हो सकता है ना कि किसी का ग्रीन हो, किसी का येलो या ऑरेंज हो, और इस केस में क्या हो रहा है, ग्रीन वाला तो दिल से किया जा रहा है, दूसरा वाला उसे ऑब्जेक्शन लेके चल रहा है। समझ रहे हो, दूसरा वाला उसे ऑब्जेक्ट मान रहा है, ये तो नहीं, प्रेम प्यार से आप समझे नहीं वो मेरा सवाल। इसमें ना मुझे ऐसा लगता है कि कोई वर्ड मिसिंग है। ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी फॉर द वन नॉट डैश ग्रीन रे दस इंक्रीजिंग फ्रस्ट्रेशन और एपेटाइट। तो फ्रस्ट्रेशन और एपेटाइट किसकी बढ़ रही है? जिसको ग्रीन रे नहीं मिल रहा और जो खुद ग्रीन रे दे रहा है, या जिसको मिल मतलब दी दोनों में से कौन से वाले की फ्रस्ट्रेशन और एपेटाइट बढ़ रही है? जो सिर्फ रेड रे से ऑपरेट कर रहा है या जो ग्रीन रे से ऑपरेट कर रहा है? मैम देखो, इसमें आप ग्रीन वाले की बात कर रहे हो ना, मैं आपको देखो दोबारा बताता हूँ। कह रहा है, वो कह रहा है द अदर ग्रीन रे पॉसिबिलिटी इज दैट इफ that of one entity offering green ray energy, the other not offering green ray energy or universal love energy, this resulting in a blockage of energy for the one not green ray energy। वो कह रहा है कि जिसके ग्रीन रे चक्रा ओपन नहीं है ना, उसके अंदर ये फ्रस्ट्रेशन और एपेटाइट आता है। जो दूसरा वाला है वो तो यूनिवर्सल लव के हिसाब से कर रहा होता है, फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर आ जाती है, अगर उसे ना मिले ना, फिर उस प्यार करने वाले से ना मिले ना, तो वो फ्रस्ट्रेट और एपेटाइट हो जाता है। कहता है द ग्रीन रे बीइंग पोलराइज्ड स्लाइटली टुवर्ड्स सर्विस टू अदर्स। कह रहा है क्योंकि हो सकता है वो उसे प्यार भी करता हो, लेकिन हल्का सा ही रहेगा फिर वो सर्विस टू अदर्स। वो पूरे प्रेम से, पूरे प्यार से नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो इस चीज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है कि भाई इसका भी मन नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, कोई जरूरी है इसी वक्त करना है, मतलब कोई वो नहीं, लिखा हुआ है टाइप था कि किसी ने दिया हुआ है कि भाई इसी टाइम पे करना है। नहीं, ये यही इसका मतलब यहाँ पे कुछ और है। इसका मतलब यहाँ पे ये मुझे जो समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा है अदर नॉट ऑफरिंग एनर्जी ऑफ यूनिवर्सल लव एनर्जी, द एनर्जी फॉर द वन नॉट, मे बी यहाँ पे वो वर्ड ऑफरिंग मिसिंग है। नहीं मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है, एक लड़की है, लड़की उससे प्यार करती है इसलिए उसके साथ सेक्स कर रही है, लेकिन लड़का उससे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए कर रहा है। तो उस लड़के के दिल में हालांकि वो सेक्स कर रहा है उसके साथ, वो जैसा चाहता है वैसा वो मान रही है, लेकिन फिर भी उस आदमी के मतलब एनर्जी में फ्रस्ट्रेशन रहेगी और भूख रहेगी, क्योंकि वो जब ग्रीन रे एक्सचेंज नहीं हो रहा दोनों में, तो वो एक वैक्यूम रहेगा दिल के अंदर। नाउ आई गॉट मैं इट, ओके। तो मैम इसमें जो दूसरा वाला बंदा है ना, वो हो सकता है येलो और ऑरेंज वाले ग्रीन चक्रास में फंसा हो, और हो सकता है थोड़ा सा उसका दिल टूटा हुआ हो सकता है उसे प्यार ना हो, लेकिन धीरे धीरे हल्का सा हो, बस हल्का सा, बस हल्का, हाँ, चलो ठीक है जी, इन्फैचुएशन नहीं, टाइप का या नहीं, नहीं, अट्रैक्शन। ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहा है। कि सपोजिंग वो लेडी अगर ग्रीन रे से ऑपरेट कर रही है, या आदमी येलो या ऑरेंज रे से ऑपरेट कर रहा है, ग्रीन रे से जो ऑपरेट कर रही है वो सर्विस टू अदर्स यानी यूनिवर्सल लव से ऑपरेट कर रही है। लेकिन दूसरा जो नहीं कर रहा है, जिसके अंदर ग्रीन रे नहीं है, जिसके अंदर प्यार नहीं है, उसको सिर्फ अपनी भूख मिटानी है, वो सर्विस टू हाँ अदर्स नहीं कर रहा है, वो सर्विस टू हाँ, सेल्फ से ऑपरेट कर रहा है। कर रहा है, जो ग्रीन रे में है उसका सर्विस टू अदर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही है वो, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, कर रही है या कर रहा है, दोनों में से हाँ, बिल्कुल सही एग्जैक्टली। तो पॉइंट है आपने। इसीलिए जो नहीं कर रहा उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और सेक्स की भूख रहेगी, दूसरी के अंदर नहीं रहेगी।
उसको सेक्स मिले हम्म, ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझ में आया आपका? अच्छा, आगे चलो। क्योंकि मैम वो ये वेट कर रही है, अगर इसको चाहिए तो मैं दूंगा या दूंगी, वो वेट हाँ, करता है। हाँ। The blue ray energy transfer is somewhat rare हाँ, among your people at हाँ, this time. Blu-ray energy transfer is somewhat rare among your people at this time, but it is of great aid due to energy transfer involved in becoming able to express the self without reservation of fear. देखो मैम, वो ये कह रहा है कि ये जो ब्लू रे में जो पहुंचने वाला तरीका होता है ना, अपनी ब्लू रे एक्टिवेट करने का, अपना ब्लू चक्रा जो है एक्टिवेट करने का, थ्रोट चक्रा। हाँ, थ्रोट चक्रा जो होता है उसको एक्टिवेट करने का जो है ना, सर ये बहुत रेयर है तुम लोगों के उसमें, कह रहा लेकिन अगर ये ओपन हो जाए, कह रहा तो इससे ये बहुत जबरदस्त काम करता है, क्योंकि इसमें डर नहीं रहता है एक दूसरे से। मैम होता है ना तो किसी किसी रिलेशनशिप में, जैसे होता है कि कुछ पति लोग बोलते हैं भैया हम तो अपनी बीवी से डरते हैं, बीवियां बोलते हैं जी हम तो अपने पति से डरते हैं। अगर डर है तो फिर तो आपका ब्लू रे ओपन नहीं है भाई साहब, आपका ब्लू चक्रा ओपन नहीं नहीं, है इसका मतलब। नहीं, आप नहीं, नहीं, दिस इज नॉट व्हाट ही इज सेइंग। वो सी ब्लू रे जो है वो आपका थ्रोट चक्र है। सेक्स के दौरान आमतौर पे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्यार से बात नहीं करते, वो बात ही नहीं करते। वो हाँ हूं इसके अलावा कोई बात ही नहीं होती। दे जस्ट डू हाँ, इट एंड दैट्स इट। ब्लू रे एनर्जी ट्रांसफर का मतलब है कि सेक्स के दौरान एक दूसरे से प्यार से बात करना, एक दूसरे को समझना कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या नहीं पसंद है, या एक दूसरे को बोलना कि मुझे तेरी ये बात बहुत पसंद है। मतलब कि सेक्स को वो 5 मिनट का सिस्टम नहीं बनाना है। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा उस आप एक दूसरे से बात करो। सेक्स करने से पहले बात करो, सेक्स करने के बाद बात करो। एक दूसरे से डरो नहीं, शर्माओ नहीं, खुल के बात करो। वो होता है ब्लू रे का ब्लॉकेज खुलना। आमतौर हाँ, पे जैसे खास करके बहुत इंडिया rare है, में तो औरतें बहुत बात ही rare। नहीं करती। औरतें कोई भी बात नहीं करता, हमें तो ऐसा लगता है। इन्वॉल्व सी, यहाँ पे पढ़ो ना, बिकमिंग एबल टू एक्सप्रेस द सेल्फ विदाउट रिजर्वेशन और फियर। समझ रहे हो? ब्लू रे इज अबाउट एक्सप्रेसिंग। तो जब हाँ, आपका ग्रीन रे, सही। जब आपका हार्ट चक्र खुल गया, आप एक दूसरे से प्यार करते हो और एक दूसरे से प्यार जता रहे हो, फिजिकली जता रहे हो, तो आप वॉइस के थ्रू क्यों नहीं जता सकते? आप क्यों नहीं बोल करेक्ट। सकते कि आई लाइक दिस पार्ट ऑफ योर हाँ, हाँ, बॉडी, और आई लव व्हेन यू डू दिस फॉर मी? व्हाई कांट यू से दैट? हाँ, हाँ, And I mean, I'm not saying, I'm not talking about only the action related to sex. For example, आप सेक्स करते करते आपको अपनी बीवी अच्छी लगती है या पति अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरे लिए शाम को फूल लेके आते हो। ये भी एक हाँ, प्यार वाली बात है ना। इस तरह की करेक्ट। बातें इंसान खुल के क्यों नहीं बोल सकता एक दूसरे को? मैम वो वो पता है किस उसकी बात होता है, कर रहा है। एक्सपेक्ट कर रहा होता है सामने वाले से रादर देन बोलने के। यहाँ पर हम्म। मैम वो लॉ लग जाती है कि आस्क यू शैल गेट। अगर उसका आप कहने मांगोगे का तो मतलब ये है कि सेक्स करते वक्त आपके सातों चक्र इन्वॉल्व होने चाहिए। जो अब ठीक है, आप बोल लो, फिर मैं बाद में आपको बताती हूँ। आई हैव समथिंग टू से अबाउट दिस, बट आई विल कंप्लीट लेटर। यू कंटिन्यू विद द इंडिगो रे। हाँ, तो इसमें फिर अगला है द इंडिगो रे ट्रांसफर इज एक्सट्रीमली रेयर अमंग योर पीपल। दिस इज द sacramental portion of the body complex whereby contact made by may be made through the violet ray with intelligent infinity. No blockages may occur at these latter two levels due to the fact that if both entities are not ready for this energy, it is not visible, and neither transfer nor blockage may take place. It is as though the distributor वर रिमूव्ड फ्रॉम अ पावरफुल इंजन। वो कह रहा है ये तो तुम्हारे यहाँ पर बिल्कुल ही एक्सट्रीमली रेयर है, तुम्हारे यहाँ पे ऐसा बहुत ही कम होता है, क्योंकि इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते, इंडिगो वाले लेवल तक पहुंचते पहुंचते तुम इसे सेक्स नहीं मानते हो, तुम इसे एक ऐसी एक्टिविटी मानने लग जाते हो जो तुम्हें भगवान से भी मिला सकती है, एक मिनट। मिला सकती है ये तुम्हें। इंडिगो रे, इंडिगो रे होता है आपका थर्ड आई चक्र। एक्सप्लेन ना ढंग से आप ही कर दो प्लीज, सच में मेरे से नहीं हो पा अच्छा, रहा है ढंग से। ठीक है। इंडिगो रे होता है आपका थर्ड आई चक्र। आमतौर पे लोग लाइट बंद करके या रात के अंधेरे में सेक्स करते हैं, और सेक्स करते वक्त आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें एक सेक्स करते वक्त जब आप किसी से प्यार करते हो, उस वक्त आपको एक दूसरे की आंखों में देखना चाहिए। जैसे वो
थ्रोट चक्र है, आपको एक दूसरे से बात करना चाहिए। वैसे अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो बात कर रहा है ना, दिस इज नथिंग बट तंत्रा। अगर आप इस हिसाब से सेक्स करते हो, इसी को तंत्रा कहते हैं। और जब आप इस तरह से सेक्स करते हो, तंत्रा का सेक्स किस तरह से शुरू होता है? शुरू होने के लिए पहले तो वो यू नीड टू बी कंफर्टेबल विथ ईच अदर्स बॉडी। सो आप एक दूसरे के साथ नहाते हो, एक दूसरे की बॉडी को पहचानते हो, और बिना हिचक के। उसके बाद आप सेक्स से पहले, सेक्स के बाद या सेक्स के दौरान एक दूसरे से बातें करते हो। उसके बाद वो जो क्या कहते हैं, फोरप्ले, फोरप्ले होता है। उसके अंदर, फोरप्ले के अंदर सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, आपके सारे चक्र इन्वॉल्व होने चाहिए। बातें भी, एक दूसरे को देखना भी, हंसी मजाक भी, छोटा वो क्या कहते हैं, मस्ती भी। कुछ लोग तो म्यूजिक यूज करते हैं, कुछ लोग फ्रेग्रेंसेस लगाते हैं, मतलब जैसे वो अगरबत्ती लगा ली, या क्या कहते हैं, डिफ्यूजर लगा लिया। ये सब चीजें आपके सारे चक्रस को खोलने में हेल्प करती हैं। आपको क्या लगता है कि हिंदुओं में सुहाग रात पे फूल क्यों लगाए जाते हैं, दूध क्यों रात को देते हैं पीने के लिए, या अगरबत्ती क्यों जलाते हैं कमरे में, या अब आजकल तो लाइट होती है, पुराने जमाने में दिया जलाते थे और उसके अंदर को चमेली का तेल ये वो बालों में लगाते थे? क्यों करते थे ये सब? दीज आर नॉट जस्ट थिंग्स टू activate your five senses. These are things to open your blockages of the seven chakras. और उसके अंदर ये होता है तंत्र में, जब आप एक दूसरे के साथ नहाते हो, एक दूसरे को डिस्कवर करते हो, एक्सप्लोर करते हो, चाहे वो फिंगर्स से हो या ओरल हो या कुछ भी हो, उसके बाद आप एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखते हो, एक बैठे रहते हो। मतलब जैसे वो आई डोंट नो, आपने तारा की, या द गॉडेस ऑफ तारा, जिसमें शिव और पार्वती, जैसे पार्वती शिव के ऊपर बैठी हुई है, लेकिन वो हिल नहीं रहे हैं। जो शिवलिंग है, that is the ling of Shiva inside Parvati, which is stone. मतलब वो हिल नहीं रहा है, they are not targeting towards orgasm. वहां पे आप ऑर्गेजम आपका टारगेट नहीं है, आपका टारगेट है एक दूसरे के सारे चक्रस को ओपन करना, एक दूसरे में समा जाना। दिस इज सोलमेट और ट्विन सोल, और whatever you call it. जब आपके सारे चक्रस एक दूसरे के साथ एक हो जाते हैं, आपको दुनिया में कोई अलग नहीं कर सकता, 7 जन्मों तक कोई अलग नहीं कर सकता। वो प्यार आपका कभी कोई अलग नहीं कर सकता, इतना ज्यादा प्यार हो जाता है। इसीलिए कुछ लोग आंखों में, एक दूसरे की आंखों में देखने से घबराते हैं। सो दिस वाज, सो इंडिगो रे इज योर थर्ड आई चक्र। वहां पे आपको एक दूसरे के दिमाग के साथ इतना जुड़ना है कि बिना बोले आपको पता होना चाहिए सामने वाला क्या सोच रहा है, वो क्या चाहता है। वो होता है इंडिगो रे, योर थर्ड आई चक्र, मतलब योर इंट्यूशन। ये हो गया। उसके बाद this instrument was able, as an example of this, working to baffle the Orion group during experience as you call this substance, due to the fact that it effectively completely opened other self to third ray. तो वो कार्ला की बात कर रहा है कि कार्ला की बात से, कार्ला की एक्सपीरियंस से ओरायन भी एक तरह से घबरा गया था, हैरान हो गया था कि उसने ये कैसे किया, क्योंकि उसका थर्ड रे, जो येलो वाला रे है, वो खुल गया, और उसका ग्रीन रे जो है वो कुछ हद तक खुला, और लोगों से ब्लू रे इंटरेक्शन, मतलब बात करने से उसका ग्रीन रे थोड़ा सा खुला, और उसका थर्ड रे यानी येलो रे पूरा खुला हुआ था। ये बोल रहा है वो, कि ओरायन भी हैरान हो गया था कि इसने ये कैसे कर लिया। उसका वो मैम वो एक्चुअली जो देखो, सब्सटेंस उसने खाया था। ओरायन ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई भी चीज देखोगे ना, ओरायन को ना डर इस चीज का रहता है कि लोगों का ना दिल का चक्रा नहीं रहना चाहिए, खुलना चाहिए, क्योंकि उसका प्राइम टारगेट क्या रहता है, इनको नीचे के 3 चक्रा में रखना है बहरहाल। हाँ, तो एग्जैक्टली। इस एक्टिविटी का इस्तेमाल करके अगर ऐसा कर दे तो वो घबरा जाता है, क्योंकि उसको ये रहता है कि यार अब मैं अगर इसके पास गया ना तो ये मेरी प्रायोरिटी ही नीचे ले जाएगा उसकी। बिल्कुल। किसी का माइक ये ओपन है शायद, मेरे डबल डबल आ आपको रही है। याद होगा, लास्ट सेशन जब हम कर रहे थे यूट्यूब पे, तब किसी ने एक सवाल पूछा था
कि सेक्स के दौरान जो सेडिस्टिक या बीडीएसएम के लोग होते हैं, एक हाँ, दूसरे को मारते हैं, ये हाँ, वो, तो क्या वो हम्म, मतलब सही है या गलत है, या क्या उसे भी बुरे कर्मों में माना जाएगा? पर मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मैं उस सवाल का जवाब दूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोनों की कंसेंट से और फ्री विल से हो रहा है, तो बिल्कुल उसे बुरे कर्मों में नहीं माना जाएगा. दैट्स व्हाट आई फील. How long do the debilitative effects that I'm experiencing? तो डॉन पूछता है कि कार्ला ने ये पूछा था कि एलएसडी लेने के बाद जो मुझे उसके लो इफेक्ट्स फील हो रहे हैं, जो मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ, तो वो कब तक मुझे महसूस होगा? ये जो ओरायन बोल रहा है ना यहाँ पे कि कार्ला ने एलएसडी लेने की वजह से लेने के बाद उसके जो ग्रीन रे और ब्लू रे खुल गया था, तो हैरान रह गया था ओरायन भी. तो कार्ला ने ये पूछा है, वो जानना चाहती है कि जो मुझे कमजोरी महसूस हो रही है वो कब तक महसूस होगी, और इसे हम और कंफर्टेबल कैसे बना सकते हैं. तो रा बोलता है कि 3 महीने तक लूनार साइकिल, मतलब चंद्र का जो फुल मून, न्यू मून वगैरह, तो 3 महीने तक उसने कहा कि ये ऐसा होगा. तो बस ये तो खत्म हो गया सेशन. मैं रिकॉर्डिंग रोक दूं? हाँ मैम, रोक दो. अच्छा.